लिखो अमरूद। नेक्स्ट फ्रूट स्टार्ट करो अमरूद। अमरूद को बोलते हैं ग्वावा। तो कई प्रकार के होते हैं अमरूद भी, अलग अलग किस्में, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज वगैरह। अमरूद में भी जो वैरायटी अब धीरे धीरे फैल रही है ज्यादा, वो थाईलैंड वाले थाई एप्पल वाली वैरायटी, बड़े वाले अमरूद नहीं आते क्या, वो भी अभी काफी, उनके प्लांट छोटे होते हैं, फ्रूट बड़े बड़े आते हैं ऐसे। इसके अलावा अंदर से लाल गुदे वाले भी आजकल ज्यादा चल रहे हैं, और बाकी जो किस्में हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे साथ लिखना अलाउ है, तुरंत देखो। बोटनिकल नेम देखो, सीडियम गुआ जावा। सीडियम गुआ जावा, ये इसका नाम है, सीडियम गुआ जावा, बोटनिकल नेम। उसके बाद में इसकी लिखो फैमिली। फैमिली में लिखेंगे मिर्टेसी, और मिर्टेसी फैमिली होती है आपके जामुन की भी। जामुन होता है जामुन, उसकी फैमिली भी होती है मिर्टेसी। गुणसूत्रों की संख्या 22 डिप्लॉयड, यानी 22। सेंटर ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति स्थल जो है वो है इसका मैक्सिको। मैक्सिको। पपीता का इसका उत्पत्ति सेम है, मैक्सिको उष्ण अमेरिका। मैक्सिको उष्ण अमेरिका है, ट्रॉपिकल अमेरिका। मैक्सिको उष्ण अमेरिका ऐसे। तो ओरिजिन इसका और पपाया का सेम ही है। फल प्रकार भी अभी तक तीनों फल जो हम पढ़ेंगे सबका सेम ही है, बेरी होता है इसका भी। तो फ्रूट टाइप या फल प्रकार है इसका बेरी, सरस बेरी। ठीक है, सरस या बेरी, ऐसे देखो, सरस या बेरी। तो केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, इनके अंदर हमने पढ़ा पहले कि बेरी होता है, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद। फिर एडिबल पार्ट या खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग होता है पेरिकार्प और थैलेमस। खाने योग्य भाग लिखो पेरिकार्प, पेरिकार्प प्लस थैलेमस, पेरिकार्प और थैलेमस, सही है। जबकि अंगूर का होता है पेरिकार्प और प्लेसेंटा। अंगूर का होता है पेरिकार्प और प्लेसेंटा, यही लिख रहा हूं देखो, इजी गोइंग लिखना, कोई दिक्कत नहीं। पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। तो पेरिकार्प प्लेसेंटा अंगूर में है, जबकि अमरूद में है पेरिकार्प और थैलेमस। इजी गोइंग लिखो, अमरूद में पेरिकार्प और थैलेमस, अंगूर में पेरिकार्प और प्लेसेंटा। ये फ्रूट टाइप है, मतलब फ्रूट टाइप क्या, एडिबल पार्ट, खाने योग्य भाग। सर जोगनिया माता के, चलो जोगनिया माता के भी मैं आया तो नहीं हूं, लेकिन आएंगे कभी न कभी। जोगनिया माता के भी कभी न कभी चलेंगे। नहीं, हम जब छोटे थे तो हमारे एक कलाकार थे स्कूल में, उनको एक ही भजन आता था, चलो सहेलिया पर जोगनिया का। हम जब छोटे थे ना, छोटे तो हमारे एक सर थे गोपीलाल जी खटीक, वो हमारे स्कूल के हेडमास्टर थे। बजाए तो हारमोनियम कौन बजाए, ये बहुत भारी समस्या रहते दोस्त। और एक और था हमारे गाँव इसको, अब दिनेश को ढोलक बजाना नहीं आती, कूदता धमाधम धमाधम। आज शाम को एक 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 कविता की 1 मिनट की कविता अपलोड करने वाला हूं मैं कैमरामैन जयपाल जी, कि कुछ कुछ शायरी बोलो। मैंने कहा शायरी नहीं, कविता याद है, बोलो गाँव में ऐसा, ऐसे छोटे। अभी कुछ इसमें अन्य नाम है, देखो इसमें क्या होता है कि इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सेब। उष्ण कटिबंधीय सेब, इसको बोलते इग्नोर करना। उष्ण कटिबंधीय सेब लिखो, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। एप्पल ऑफ, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, ये इसका नाम बहुत कॉमन है, बहुत फेमस। ठीक है, तो इसको उष्ण कटिबंधीय सेब भी कहते हैं, या उष्ण कटिबंधीय जलवायु का सेब कह दो, लेकिन इंग्लिश कभी नहीं बदलेगी, वो आपकी ये आएगी, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। तो एक नाम तो एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स हो गया, और दूसरा नाम इसको कहते हैं गरीब का सेब, पुअर मेंस एप्पल। गरीब का सेब, या इसको कहते हैं पुअर मेंस एप्पल, पुअर मेंस, पुअर मेंस, पुअर मेंस एप्पल। ठीक है, गरीब का सेब या पुअर मेंस एप्पल। ठीक है, तो ये इसके नाम याद रखने आपको। कभी ऐसा हो कि गरीब का सेब पूछे और अमरूद ऑप्शन में नहीं आए तो बेर करना आपको। हालांकि 12वीं की किताब में तो उन्होंने गरीब का सेब बेर ही दे रखा है, लेकिन बाकी सभी किताबों के अंदर अमरूद दे रखा है, तो अपन अमरूद ही करेंगे। वो जरूर नहीं हमेशा 12वीं किताब मानी मान, 12वीं की किताब ही नहीं मानता बेटा, मैंने देख लिया 5-7 बार। तो कहने का मतलब, तो गरीब का सेब अमरूद है और गरीब का फल बेर। लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है, जैसे कभी प्रश्न आए कि गरीब का सेब किसको कहते हैं, अमरूद ऑप्शन में नहीं, ऐसे में क्या करोगे, बेर। दोनों ऑप्शन में है तो क्या करोगे, अमरूद करोगे। शाबाश, सबने लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ो। अब दो इसकी टॉपिक डाल दो, सामान्य जानकारी, उसी में आपको कई सारे पॉइंट्स बताऊं। सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन। अमरूद की कई सारी मिलती जुलती प्रजातियां भी प्रकृति के अंदर पाई जाती है, कई सारी अनशन प्रजातियां हैं। हर एक फल की बहुत सारी जंगली प्रजातियां, म्यूटेशन हुआ प्रकृति में तो बहुत सारी कितनी चीजें बनी, तो उसमें अमरूद से मिलती जुलती प्रजातियां भी खूब है। उसमें 2 प्रजातियां मैं अभी इसलिए लिखा रहा हूँ, इंपोर्टेंट स्पीसीज अभी इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये अभी रिसेंट एग्जाम में पूछी जा रही है। 12th की बुक में भी आप ढंग से पढ़ोगे लाइन टू लाइन, तो कहीं कहीं पूरी किताब में आपको कहीं कहीं मिल जाएगी। वो कहाँ मिलेगी, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। 2 प्रजातियां हैं, एक तो है स्ट्रॉबेरी अमरूद, जिसको कहते हैं स्ट्रॉबेरी गुआवा, स्ट्रॉबेरी गुआवा, और एक है पाइनएप्पल गुआवा। स्ट्रॉबेरी गुआवा या पाइनएप्पल गुआवा, पाइनएप्पल गुआवा, ये दोनों अलग अलग प्रजातियां। जैसे सीडियम गुआ जावा है, वैसे ये भी अलग अलग प्रकार के अमरूद होते हैं, जंगली अमरूद है, इनको याद करा दूंगा अभी तुरंत। तो इसको तो हम लोग बोलते हैं सीडियम केटलीएनम, इसका नाम है सीडियम केटलीएनम, केटलीएनम कहते हैं गाइस। और ये जो प्रजाति है इसको कहते हैं फिजोवा सेलोवियाना, फिजोवा, फिजोवा सेलोवियाना। इसके अलावा भी होती है, ये 2 याद रखनी है आपको, सेलोवियाना,
फिजोवा सेलोवियाना। तो अंग्रेजी वाले कौन आप लोगों को लिखना है इसको, ये दोनों प्रजातियां लिखनी है, तुरंत लिख लो। इंग्लिश वाले के लिए लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश वाले को इसकी सही नहीं लिख पाएगा ये, तो ऐसे लिखना। सीडियम में तो तुम लिख ही लोगे, सीडियम केटलियनम, केटलियनम, और इसको हम लोग बोलते हैं फिजोवा, फिजोवा सेलोवियाना, फिजोवा सेलोवियाना। तो ये दोनों, अब ये दोनों उल्टी फुल्टी नहीं होनी चाहिए कभी, उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊं। आपको याद रखना है कि केटली में स्ट्रॉबेरी, क्या याद रखोगे, केटली में स्ट्रॉबेरी याद रह जाएगा। तो केटली में स्ट्रॉबेरी से आपको याद रह जाएगा स्ट्रॉबेरी गुआवा केटलियनम, रह जाएगा याद। आपने कभी एक कैसे कबूतर वाला पढ़ा है पूरा पूरा, क्या कहते हैं उसको, उसको क्या कहते हैं हम, जैसे प के बाद में आता है प फ, क्या आता है प फ, तो पाइनएप्पल के अंदर क्या आएगा, फिजोवा, तो पाइनएप्पल गुआवा फिजोवा सेलोवियाना, सही नहीं है। प से फ, तो प यानी पाइनएप्पल, फ यानी फिजोवा, उल्टा उल्टा नहीं हो इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो क्या इसका ऊपर नीचे हो जाता। तो स्ट्रॉबेरी, केटली में स्ट्रॉबेरी याद रहेगा। तो स्ट्रॉबेरी गुआवा सीडियम केटलियनम, और पाइनएप्पल गुआवा का क्या होता है, फिजोवा से। ये दोनों जंगली प्रजातियां हैं। इन स्ट्रॉबेरी गुआवा जो आता है उसको क्या काम है, जैम बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, उनके काम में आते हैं। ये अलग ही प्रजाति, देखो ये गूगल पे मिलेगा आपको, ये छोटे छोटे अमरूद होते हैं, ऐसे अमरूद, जंगली है ये। हाँ नहीं, अरे सुन रहे हो, ऐसा ऐसा पौधा इसका। तो अब ये जो फ्रूट है ये माइनर फ्रूट में पढ़ाई होती है, इनकी पढ़ाई कौन से सब्जेक्ट में, बीएससी में नहीं होती इनकी पढ़ाई। तो अगर आप फ्रूट साइंस से आगे एमएससी पढ़ते हो तो उसमें इतने सारे माइनर फ्रूट आते हैं, कम से कम 70-80 माइनर फ्रूट। माइनर का मतलब ये कहते हैं अगर नॉर्थ इंडिया में होता है, लद्दाख के अंदर, तो इसको कहते हैं सेबक प्रोन। तो वहां के ये जंगली होता है, अब तो धीरे धीरे इसको सिस्टम से भी उगाने लगे। ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, इससे ऑयल भी निकलता है, इसका जो तेल होता है उसको यूज करते हैं स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, एंटीऑक्सीडेंट सभी प्रकार के इसमें क्वालिटीज होती है। अब इसके तुम फायदे देखोगे ना, सीबक थॉर्न बैन का जूस इसको पीने से ये होता है, आदमी बूढ़ा नहीं होता, ये नहीं होगा भाई साहब, और लोग ऑर्डर कर रहे हैं डरलेस। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही चालू कर दूं इसका व्यापार, नहीं चलो। तो ये दोनों नाम याद रहेंगे, स्ट्रॉबेरी गुआवा सीडियम केटलियनम, केटली में स्ट्रॉबेरी, और पाइनएप्पल गुआवा फिजोवा सेलोवियाना। बस अब आप लोगों को अगला पॉइंट लिखना है, इसमें क्या पेक्टिन बहुत अच्छा होता है अमरूद में, लिखो लाइन लिखो पेक्टिन वाली। अगली लाइन सामान्य जानकारी में, फलों में सर्वाधिक पेक्टिन अमरूद में पाया जाता है, फलों में सर्वाधिक पेक्टिन अमरूद में पाया जाता है, फलों में सर्वाधिक पेक्टिन अमरूद में पाया जाता है, इसलिए यह जेली हेतु, जेली बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फल है। फलों में सर्वाधिक पेक्टिन अमरूद में पाया जाता है, फलों में सर्वाधिक पेक्टिन अमरूद में पाया जाता है, इसलिए यह जेली बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फल है, इसलिए यह जेली बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फल है। फल है। तो अब प्रश्न आएगा कि सबसे अच्छी जेली किसकी बनती है, अमरूद की। क्यों बनती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पेक्टिन। तो सबसे अच्छा पेक्टिन आपके अमरूद में होता है, ये प्रश्न आता है सबसे ज्यादा। तो इसमें क्या है, लो इसी बार सुपरवाइजर 2024 कि जेली का मुख्य अंश क्या होता है, तो पेक्टिन होता है। हम जेली वगैरह अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं। अगला बिंदु लिखो स्रोत, स्रोत में लिखोगे स्रोत, स्रोत स्रोत नहीं होता, वैसे स्रोत होता है, सही शब्द होता है स्रोत, स्रोत स्रोत नहीं स्रोत। तो स्रोत जो है इसमें एक तो ये विटामिन सी बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया विटामिन सी। विटामिन सी होता है इसमें 300 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। तो इसमें जो है 300 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। आंवले के बाद में बारबेडोस चेरी में सबसे ज्यादा होता है, दूसरे नंबर पे आंवले में होता है, तीसरे नंबर पे इसमें, ये बहुत ज्यादा है। ये विटामिन सी अमरूद में बहुत अच्छी मात्रा में है। दूसरा ये स्रोत है रेशे का, फाइबर का। तो रेशा भी अंजीर के बाद में सबसे ज्यादा इसी में होता है, तो सबसे ज्यादा अंजीर में होता है, और सेकंड नंबर पे आपके अमरूद में। रेशे युक्त फल खाने से पाचन संबंधी दिक्कत जो होती है ठीक होती है, पाचन इंप्रूव होता है। अगर किसी के पाचन में दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह की समस्या रहती है, कब्ज गैस की शिकायत, तो ऐसे में अमरूद खाने से फायदा मिलता है, अंजीर खाने से फायदा मिलता है। तो फाइबर जो होता है, मैं ऐसे वीडियो भी बहुत बना सकता हूँ। मैं जब हर किसी के फर्जी वीडियो देखता हूँ ना, तो फिर मुझे कई बार लगता है कि मेरे को एक ऐसा स्टूडियो बनाना पड़ेगा जिसमें मैं इन फलों का महत्व बताऊंगा। हर कोई बताना ना, ये फल खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है, ये होता है, उससे अच्छा तो अपन बता सकते नहीं। तो आने वाले टाइम यही धंधा सोच रहा हूँ मैं तो कई दिनों से। सोशल मीडिया पे क्या कमाई होती है, सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे कमाई होती है। यूट्यूब पे अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो उस पर भी कमाई होती है। तो यूट्यूब चैनल आप बना सकते हो, सुपरवाइजर बनने के बाद बना लेना, मैंने बनाया था पहले। तो यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आपका कोई इसमें नेक्स्ट लिखो लाल रंग, अमरूद में भी लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण, ऐसे लिखो लाइकोपीन। अमरूद का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, पपीता का लाल रंग भी लाइकोपीन के कारण ही होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ज्यादा लोड नहीं लेते हुए। और वो लाइन कल लिखी थी, वापस रिपीट कर लो भले। अमरूद को 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। अमरूद को 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। Guava was introduced in India by Portuguese in 17th century. अमरूद को 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। अच्छा ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं एक बार। वो क्या इंटरनेट कह रहे थे, नेट में थोड़ी उदयपुर में दिक्कत आ रही है। भी बहुत बढ़िया होता है, रेशा भी अच्छा होता है, लाल रंग। और ये अब आगे बढ़ो, अब धीरे धीरे और काम की चीजों की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट इज जलवायु। अब अगला बिंदु लिखना है आपको जलवायु, लिखो क्लाइमेट।
जलवायु में वैसे ये टिपिकली उपोष्ण जलवायु का फ्रूट। खेती तो कभी भी लिखो पढ़ोगे तो कि उष्ण से लेकर के उपोष्ण तक खेती की जाती है, लेकिन मेन जो जलवायु है इसकी वो है उपोष्ण सब ट्रॉपिकल। उपोष्ण को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ऐसे लिखो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब उपोष्ण जलवायु है लिखना है साथ में, छोटे छोटे से बिंदु है। अगला बिंदु है खेती हेतु तापमान। खेती हेतु जो टेम्परेचर है गाइस वो है 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे अच्छा और ऑप्टिमम माना जाता है। 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर्ड बेस्ट टेम्परेचर फॉर गुआवा कल्टीवेशन। ठीक है, 23 से 28। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला लिखना है पाले के प्रति संवेदनशील। पाले के प्रति संवेदनशील, पपीता भी संवेदनशील है, इसको भी दिक्कत रहती है अगर तापमान 0 डिग्री के आसपास जाता है। संवेदनशील 0 से 5 के बीच संवेदनशील। अब यहाँ पे एक बहुत खास पॉइंट, पाले के प्रति संवेदनशील लिख लिया आपने। आपको सबसे शानदार क्वालिटी के अमरूद चाहिए तो वो मिलेंगे सर्दियों में। कब मिलेंगे? ये पॉइंट बहुत काम आएगा, आगे तक याद रखना इसको। मतलब सर्दी का मौसम है, जब सर्दियों में रात का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहता है, तब आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी के अमरूद मार्केट में मिलेंगे। तो हमें ध्यान रखना सबसे अच्छे अमरूद कब आएंगे? जब अच्छी ठीक ठीक सर्दियां हो, रात में तापमान 10 तक बना रहता है, उस समय बेस्ट फ्रूट आते हैं। तो सबसे अच्छी बहार आगे हम पढ़ेंगे मृग बहार। क्या पढ़ेंगे? तो मृग बहार अच्छी क्यों? क्योंकि सर्दियों में फल आता है, ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास फल आते हैं, तो उस समय बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट मिलते हैं। ये लाइन बहुत खास है, लिखो, इंपोर्टेंट लाइन है। सर्दियों में जब रात का तापमान, सर्दियों में जब रात का तापमान, सर्दियों में जब रात का तापमान, सर्दियों में जब रात का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहता है, सर्दियों में जब रात का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहता है, तब तब सर्वोच्च गुणवत्ता के फल प्राप्त होते हैं। तब सर्वोच्च गुणवत्ता के फल प्राप्त होते हैं। तब सर्वोच्च गुणवत्ता के फल प्राप्त होते हैं। ओके, मैंने बोला लिखा तुमने? पूरी लाइन सिस्टम से लिख ली सबने? गुड। अब आप लोग लिखो मृदा। मृदा में एक पॉइंट बड़ा विशेष, वैसे तो सभी फलों के लिए मृदा जो चाहिए उसका पीएच 6.5 से 7.5 ही चाहिए। सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है जब उसका पीएच बहुत नॉर्मल रहता है, उदासीन, ना अम्लीय, क्षारीय, ना लवणीय वगैरह कुछ नहीं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, एक लाइन लिखनी है आपको, नोट करके मृदा में लाइन लिखो। लिखो क्षारीय मृदा में अमरूद की खेती करने से, क्षारीय मृदा में अमरूद की खेती करने से उकटा रोग, उकटा रोग को बोलते हैं विल्ट, अमरूद का मुख्य रोग, उकटा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। क्षारीय मृदाओं में अमरूद की खेती करने से उकटा रोग यानी कि विल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। क्षारीय मृदाओं में, क्षारीय मृदाओं में अमरूद की खेती करने से उकटा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। लिख लिया? गुड। अब यहां दो चीजें तुम्हें याद आ रही होगी। जबकि हमने केले के अंदर पढ़ा था अम्लीय मृदाओं में, उसमें पन्नामा विल्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, जबकि इसमें अब आपको पूछेंगे कि अमरूद का मुख्य रोग कौन सा है। अमरूद की क्रॉप बहुत खास है, पिछले साल प्रश्न आ रखे थे मुझको, क्या रखा है मैं पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही बताऊंगा ताकि तुम भी कर लोगे कि हाँ क्या है। कोई सा भी प्रश्न है, अपन जो भी मैटर पढ़ते हैं कभी ये नहीं पढ़ते कि किसी एग्जाम में क्या आया हुआ है उसके अनुसार पढ़ो। अपन तो पहले अमरूद पढ़ते हैं, वो काम बाद में तुम्हारा है कि कौन सी परीक्षा में कौन सा प्रश्न आया। मेरी बात समझ लो, अपना काम ये नहीं कि किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न को उठा के लिख लेते हैं इधर, अपना काम है कि व्यवस्थित तरीके से पढ़ना। बाद में आपका ये काम है कि बताओ कि कौन से एग्जाम में सर आपने पढ़ा है, उसमें क्वेश्चन आया, उसमें आया, सही नहीं? गुड। आप लिखो आगे उत्पादन, पॉइंट डालो, प्रोडक्शन या उत्पादन। उत्पादन, तो इसके उत्पादन में यूं है, पहला बिंदु है विश्व में सर्वाधिक भारत, दुनिया में सबसे ज्यादा भारत नहीं है, विश्व में सर्वाधिक होता है आपके हिंदुस्तान या भारत, ऐसे लिखो भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा अमरूद होता है भारत, जबकि भारत में सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश। दूसरा पॉइंट है भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुछ जगह है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस है अमरूद की खेती के लिए। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी जगह है जो अमरूद की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जैसे सहारनपुर, सहारनपुर व इलाहाबाद, व इलाहाबाद, इलाहाबाद जिले या इलाहाबाद क्षेत्र प्रसिद्ध। मतलब पूरे इंडिया के अंदर इस इलाके के अमरूद फेमस, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट और इलाहाबाद के जो एरिया है वो इंडिया के अंदर इसकी खेती के लिए फेमस, पॉपुलर है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कर रहा हो तुम, ओके। अब लिखना है राजस्थान में सर्वाधिक। इसी को लिखो, कोई भी जल्दबाजी नहीं अपने को, घबरा तो नहीं रहो तुम, जरूरत पड़ेगी तो ब्रेक दे दूंगा एक, मेरे को भी चाय पी के आनी है। राजस्थान में सर्वाधिक होता है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर गांव उधर बहुत अमरूद होता है, सवाई माधोपुर, ऐसे लिखो सवाई माधोपुर।
राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका है सवाई माधोपुर। लिख पा रहे हो कुछ? तो पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा होता है भारत में। भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कई चीजें और ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश वाले चलो बाद में लिखा दूंगा मैं कि उत्तर प्रदेश में आलू भी सबसे ज्यादा होते हैं, आंवला भी सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में क्या क्या ज्यादा? आंवला है ये, आलू भी ज्यादा, और भी सब्जियां मेन मेन लिखा रहा हूं। इसके अलावा कुल सब्जियां भी तो वही होती है, कुल सब्जियां, टोटल वेजिटेबल भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती है, और अमरूद तो है ये। तो ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में ज्यादा मेन मेन। तो आंवला ज्यादा, आलू ज्यादा, कुल सब्जियां भी वहीं पे ज्यादा होती। फिर चलो नेक्स्ट, अब लिखो संस्थान, इंस्टीट्यूट। संस्थान हमने पढ़ रखे हैं, खैर लिखने की जरूरत तो नहीं लगती मेरे को, फिर भी एक संस्थान लिख लो। क्या मुझे वापस बार बार लिखने की जरूरत है क्या? कौन सा उत्कृष्टता केंद्र कहां पे है, क्या है? लेकिन एक इंस्टीट्यूट लिखेंगे अपन, ठीक है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास टोंक में है, सबको पता है। ये किसी का छूट रहा क्या? अब लिखो आप लोग इसमें संस्थान या इंस्टीट्यूट। संस्थान में एक बिंदु तो आपको लिखना ही पड़ेगा, वो है अपने CISH। बताओ कहां पर है CISH? कहां पर है? लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, भारतीय केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। ये पहले आम का सेंटर था, यहाँ पे काम होता था आम के ऊपर खाली बस, लेकिन अभी इसमें कई फलों पे काम होता है। तो यहाँ अमरूद के ऊपर भी काम होता है, अमरूद, और यहाँ पे आम के ऊपर भी होता है काम, ठीक है। यहाँ बहुत खास बात बता रहा हूँ, लिखना है आपको। अमरूद की दो किस्में हैं, ललित और श्वेता। एक वैरायटी तो ललित, एक है श्वेता किस्में, यहां से निकाली गई है श्वेता किस्में, ललित श्वेता किस्में। और आम की दो किस्में हैं, एक तो है अंबिका और एक है अरुणिका। अंबिका और अरुणिका किस्में, ये दोनों किस्में इस संस्थान ने विकसित की, अंबिका और अरुणिका किस्म। अब यहां से क्या प्रश्न आया हुआ है जो बताऊं? नहीं, आम अभी होता है आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, आम उत्तर प्रदेश में नहीं होता। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 की अमरूद की लाल गुदे वाली किस्म ललित कौन से संस्थान ने विकसित की है? तो CISH लखनऊ। फर्स्ट ग्रेड का पेपर पिछले साल, 2 साल पहले हुआ फर्स्ट ग्रेड कि आम की अरुणिका किस्म कौन से संस्थान ने विकसित की है? तो ये भी CISH लखनऊ की, याद रखना आपको, ले जाएगा याद। सर आप खजूरिया शाम आए हो क्या? खजूरिया शाम तो हम आए हुए हैं ना, खजूरिया शाम हम आते रहते तो नहीं, एक बार गया हूं, 2 बार। एक जगह है, कभी तुम्हारे जीके में आए तो ध्यान रख। कौन कौन जानता है खड़ा करो खजूरिया शाम? तो कई लोग जानते हैं, जीके में आने जितना तो नहीं बन सकता, लेकिन जगह बहुत फेमस है खजूरिया शाम। ये अपने यहाँ भिलवाड़ा ही है, गंगापुर के पास, भिलवाड़ा में गंगापुर रायपुर के पास में है, तो अंदर करके जगह खजूरिया शाम। तो वहां भी, वहां लोग काफी आजकल बड़ा पॉपुलर स्थान है। लेकिन एक चीज देखी मैंने, आप लोग भी ध्यान रखना, जैसे खजूरिया शाम के यहाँ भैरू जी का स्थान है, भैरू जी। लेकिन एक चीज हमने और देखी है, और इससे के संबंध में ये राजस्थान के सभी लोगों के लिए लागू है। जैसे खाटू श्याम है, सालासर है, या कोई बड़ा धाम कोई देवता का है। अब देवता का स्थान है, उसके बारे में तो अपन कोई टिप्पणी कर नहीं रहे, लेकिन टिप्पणी ये कर रहे हैं, जैसे खाटू श्याम जी का मेन मंदिर एक जगह पे है यहाँ, लेकिन उसके नाम पे आपके गांव के आसपास कोई और भोपा बनने की कोशिश करता, उससे आपको सावधान रहना। जैसे खजूरिया श्याम आप मानते हो तो आप ठेठ वहीं जाओ। अगर आप कोई भी देवता मान रहे हो, आप खाटू श्याम मान रहे हो, तो आप खाटू श्याम का ठेठ जो मंदिर वहां जाओ। अगर आपके इष्ट सांवला जी मान रहे हो तो सांवला जी के ठेठ जगह जाओ। लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं, मैंने ये हमारे उधर भी देखा, और भी कई जगह मैंने ये चीज नोटिस की है और मैंने सुना है कि खजूरिया श्याम के नाम से कोई दुकान खोल दी यहाँ, और कोई लेडीज और आदमी वहां भोपा बन गया और लोगों से पैसे लूट रहा है, जबकि यहां तक वो बात जा ही नहीं रही। ना तो उस भोपा के ऊपर कोई इन देवता की कोई कृपा है, ना वहां से कोई कनेक्शन है, बस लोगों को कोई टोटका सीख लिया उधर। टोटका का मतलब कोई जादू टोने सीख लेते, आजकल बड़ी बात नहीं है। अरे आजकल इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करने से तो अच्छा काम है पहले, अब दिक्कत हो जाती है। तो हमारे भैंस की हो गई थी गाँव में, तो हम एक तांत्रिक के पास गए, तुम जवाब नहीं दे पाओगे तुम्हारे बेटों को पोतियों, तुम्हारे बेटे पोते होंगे ना, वो नया अगर जमाना ऐसे चलता रहा, विज्ञान आगे बढ़ रहा है लोगों को, तो अभी ऐसी समस्या आने वाले। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब टॉपिक डालो प्रवर्धन। स्टूडेंट्स टॉपिक डालो प्रोपेगेशन या प्रवर्धन। प्रवर्धन के अंदर स्टूडेंट्स नंबर 1 तुम खुद बताओ, अमरूद का प्रवर्धन किससे होता है? हाँ ऐसे लिखो, माउंट लेयरिंग, माउंट लेयरिंग जिसको कहते हैं स्टूलिंग। तो मुख्य विधि तो यही है, माउंट लेयरिंग या स्टूलिंग। इसके अलावा अन्य विधियां भी हैं। तो दूसरी विधि इसके अंदर है एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग या गुटी जिसको कहते हैं, एयर लेयरिंग या गुटी, ठीक है। और एक अगली विधि और इसमें करते हैं वेज ग्राफ्टिंग भी, कई इंस्टीट्यूट कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग अच्छी, तुम भूल जाओगे वेज ग्राफ्टिंग, लेकिन मुझे याद, जिसमें वी आकार का कट लगा, ठीक है। तो इन तीनों विधियों में देखना, सबसे मेन तो मेन ही रहेगी, हमें सब व्यवसाय के अलग से लिखा रखी पहले, तो माउंट लेयरिंग ही आता है एग्जाम में। इस बार ये भी आ सकता है कि माउंट लेयरिंग को ही स्टूलिंग कहते हैं, ये प्रश्न भी आ गया अभी 2 बार। तो इसमें कभी ऑप्शन में ये नहीं हो तो फिर एयर लेयरिंग को प्राथमिकता देना, और फिर आपको देना वेज ग्राफ्टिंग को। तो ये तो प्रवर्धन रहा। अब इसका मुख्य बिंदु और है एक, वो है पौधरोपण या प्लांटिंग। पौधरोपण के कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, वहां से भी प्रश्न बनेगा, अच्छा खासा क्वेश्चन। पौधरोपण यानी कि प्लांटिंग। पौधरोपण का अमरूद में सबसे अच्छा टाइम है वो है आपका जून जुलाई। जून जुलाई में ही अमरूद को लगाना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि ये एक प्रकार का एवरग्रीन टाइप का प्लांट है। तो ऐसे में जून जुलाई या
में लगाने से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। ज्यादातर पौधों को जून जुलाई में लगाना चाहिए। अगर पानी की अच्छी व्यवस्था है तो फरवरी मार्च 2 ही समय है। फ्रूट के प्लांट लगाने का साल में 2 टाइम आता है। कौन कौन सा आता है? जून जुलाई फरवरी मार्च। तो कोई भी पूछे कब लगाऊं, किसान पूछते हैं नौकरी लगने के बाद में तो आपके पूछेंगे ना। नौकरी लगने के बाद ऐसे नहीं कि मजे, नौकरी लगने के बाद में आपको नॉलेज तो चाहिए। आप किसी गांव में घूम रहे हो तो नॉलेज के साथ में घूमना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी पूछेगा आपको, किसान पूछेगा कोई वैरायटी गेहूं की इस बार कौन सी वैरायटी लगाऊं। आज की तारीख में 90% जो कृषि पर्यवेक्षक कार्यरत है उनको नहीं पता कि गेहूं की कौन सी वैरायटी, किसान को नहीं बता सकता। फल कौन से लगाएं, कपास की कौन से लगाएं, कुछ भी नहीं पता रहता। आपने जो पढ़ा है वो जनरली मार्केट के अंदर कम प्रचलित है किस्में, लेकिन उस एरिया में 5-15 जो खाद बीज की दुकानें हैं वहां घूम घुमा के कम से कम ये तो लिख लो कि इस एरिया में ये किस्में चलती, और उस आधार पर बताओ किसानों को। सही नहीं? हाँ, अब चलो आगे। अब लिखो प्लांटिंग डिस्टेंस R/P, रो और प्लांट की दूरी। अमरूद की रिकमेंडेड दूरी है 6 × 6 मीटर, 6 × 6 मीटर, नंबर 1। आप अब इसको लगाएंगे HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आप लोग समझने लग गए अब। तो HDP में लगाने के अलग अलग तरीके हैं। नंबर 1 अगर आप लगाते हो तो आप दूरी रख सकते हो 6 × 3 मीटर नॉर्मल। दूसरा तरीका आपके सामने है, आप अगर इसका बोना मूल व्रंत काम में लेते हो, पूसा सृजन, बोना मूल व्रंत, बोना मूल व्रंत जिसको हम लोग कहते हैं पूसा सृजन, पूसा सृजन, पूसा सृजन जिसको कहते हैं एन्यूप्लॉइड 82, एन्यूप्लॉइड 82, ठीक है। इसको अगर आप लगाते हो तो आपको 3 × 3 मीटर की दूरी पर लगाना है। इसको लगाना है 3 × 3 मीटर, ये दूरी खास नहीं है इसकी। क्या आपने कभी मीडो चार्ट का नाम सुना? मीडो चार्ट, हाँ, तो वो कितनी दूरी पर लगाते बताओ? मीडो फलोद्यान या मीडो चार्ट, एग्जाम अभी टेस्ट के अंदर दूंगा, प्रश्न ध्यान रखना। मीडो चार्ट का प्रश्न आ सकता है। तो मीडो उद्यान या मीडो चार्ट दूरी कितनी लगाते हैं इसमें? हाँ, तो मीडो चार्ट 2 × 1 मीटर लगाते हैं, 2 × 1 मीटर, 5000 पौधे लगते हैं एक, बस ये मीडो चार्ट की दूरी पे परीक्षा में आएगी इस बार। तो अब यहां से क्या प्रश्न आएगा? एक प्रश्न जो आया हुआ है, सुपरवाइजर में नहीं आया हुआ इसलिए अब आ जाएगा कि पूसा सृजन किसका मूल व्रंत है। एक प्रश्न तो ये आने के चांस बन रहे हैं, और एक मीडो और चार्ट किससे संबंधित है, अमरूद से, और कितनी दूरी पे लगा था, ये आपको पहले ही बता दिया। तो ये दोनों भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पूसा सृजन ACF के एग्जाम में आया हुआ है, मैंने मेरे दोस्त को टिपाया भी था। मैं जब एक पेपर देने गया तो मेरा क्लासमेट ही आ गया, फिर उसको टिपाना पड़ गया मेरे पेपर, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा भी नहीं, दोनों का नहीं हुआ। सर हमारे दादाजी सांप बिच्छू के जाड़े देते हैं, तो इनको सीखो तुम। अब मैं रहूंगा 6 दिन, जो भी टाइम मिलेगा 5 दिन, अभी रक्षाबंधन में, तो अपना काम क्या रहता है? कई लोग तो क्या करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, खा पी के पड़े रहते हैं। के पास मैं जाता कंफर्म हूँ, और मैं मेरे गांव, मतलब मैं जो बातें बता रहा हूँ इनसे सीखो तुम लोग। पुष्पन व फलन, मेरी दादी के पास में जब जाके बैठता हूँ और मेरे दादा के बीच बीच में गलत बोल देते तो मेरी दादी कहती है इनको कुछ नहीं पता, तो मैं बताती हूँ ले इधर। ये ऐसा कई बार हो चुका, क्योंकि मेरी दादी का दिमाग मेरे दादाजी से ज्यादा शार्प है, क्योंकि वो उनकी बहन है। मेरी दादी जो है वो स्वामी मामा जी की बहन है। तो कहने का मतलब, तो मेरे दादाजी दोनों पास में बैठे रहते तो उनको बड़ा दादी सब बैठे हो गए। कभी पत्रिका लिखते तो नाम लिखना पड़ता ना, पत्रिका में कितने भाई, खाली अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से प्लांट बनाया मैंने। ये एक पौधा बनाया है, इस वाली बात को आप हमेशा के लिए ध्यान रख सकते हो। देखो ये इस पौधे पे 2 प्रकार की शाखाएं आपको दिखाई दे रही। पहली जो शाखा दिख रही है आपको, इसे एक शाखा है पुरानी है। क्या है ये पुरानी शाखा है, जो 1 साल या इससे ज्यादा पुरानी। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ओल्ड सीजन ग्रोथ ब्रांच। क्या बोलते हैं? ओल्ड सीजन ग्रोथ ब्रांच, याद रखना इसको, ओल्ड सीजन ग्रोथ ब्रांच। इसको हम कहते हैं पुरानी शाखा। क्या बोलोगे? पुरानी शाखा कह दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये पुरानी शाखा। जो पुरानी शाखा है इस पे भी फूल आएंगे कभी, कई पौधों में पुरानी शाखाओं पे फूल आते हैं, जैसे आम के अंदर पुरानी शाखाओं पे फूल आते हैं। अब आप समझना, दूसरे प्रकार की शाखा होती है नई शाखा। क्या होती है गाइस? अब मैं समझने के लिए नई शाखा को यहां लिख रहा हूं, ये वाला जो सीन लिख रहा हूं, ये नई शाखा यहां ले रहा हूं। नई शाखा को बोलते हैं करंट सीजन ग्रोथ ब्रांच। क्या बोलते हैं? बोलो, करंट सीजन ग्रोथ ब्रांच। अब करंट सीजन ग्रोथ ब्रांच का मतलब जो अभी नई फूटी हुई शाखा है, समझ गए तुम लोग? अब नई जो फूटी हुई ब्रांच है, अब मैंने समझने के लिए इसको शीर्ष भाग पे लिखा यहाँ पर। भाई कोई शाखा फूटी है तो जरूरी थोड़ी ऊपर ही फूटी, यहाँ पर भी फूटेगी ना, ये भी नई शाखा ही होगी। मैंने समझने के लिए वहां बनाया। बाकी नई शाखा का मतलब जो इसी साल फूटी हुई शाखा, उसको कहते हैं अपन करंट सीजन ग्रोथ ब्रांच, या उसको कहेंगे नई शाखा। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट पे लिख रहा हूँ, इसको बोल सकते हैं अपन नई शाखा या नई शाखाएं, या चालू मौसम वृद्धि शाखा। क्या बोलते हैं इसको? चालू मौसम वृद्धि शाखा या नई शाखाएं कह दो आप। अब बात ऐसी है, शाखाएं तो 2 प्रकार की, समझाने के लिए बता रहा हूं, ज्यादा लोड नहीं है, टॉपिक भी बहुत बड़ा है शॉर्ट में। एक तो पुरानी शाखा है, एक नई शाखा है, 2 शाखाएं। अब ये तो शाखा के प्रकार हुए। अब फूल आने का तरीका, अब फूल आने के तरीके 3 है। एक तरीका तो यह है कि किसी पौधे के बिल्कुल ऊपर ही ऊपर शाखा पर फूल आ रहे हैं, ऐसे शीर्ष भाग पर। कहां पे आ रहे हैं? कोई शाखा है उसके आगे आगे फूल आ रहे हैं। इस फूल आने के तरीके को बोलते हैं टर्मिनल बियरिंग। क्या बोलते हैं? ऐसे याद रख, बोलो टर्मिनल बियरिंग। हाँ, फूल लगने या फल लगने को बोलते हैं बियरिंग, तो मैंने बोल दिया टर्मिनल बियरिंग। किसी शाखा के शीर्ष भाग पे फूल आए, इसका मतलब हम उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल बियरिंग बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी शाखा पे साइड में फल आ रहे हैं, साइड में फूल आ रहे हैं, साइड में आ रहे हैं, साइड में आते नहीं आते, ये साइड में, ये लो साइड में फूल आ रहे हैं। साइड में फूल आने को हम लोग बोलते हैं
एक्सिलरी बियरिंग, क्या बोलते हैं, या उसको बोलते हैं लेटरल बियरिंग, क्या कहेंगे, लेटरल या एक्सिलरी बियरिंग। एक्सिलरी बियरिंग इसका मतलब है साइड में फैलाना या साइड में फूलाना। दो प्रकार की होगी चीजें। शाखा का प्रकार एक अलग केस था, पुरानी शाखा थी कोई भी और ये नई शाखा, लेकिन फूल आने के तरीके तीन है, उसमें से दो मैंने, या तो फूल आएगा तो शाखा के ऊपर आएगा शीर्ष भाग पे, जैसे आम में देखो मोड़ आते हैं, आम में शाखा खत्म हो रही वहीं। दूसरा साइड में फैला रहे हैं, ऐसे साइड में, जैसे अमरूद में आप देखते हो साइड में अमरूद लग रहा है, इसको बोलते हैं लेटरल एक्सिलरी बियरिंग। एक एक्स्ट्रा प्रकार की बियरिंग और पाई जाती है कुछ फलों में, जिसमें सीधे तने के ऊपर फल लटकते हैं, ये तने के ऊपर फल लटक रहे हैं, जैसे कटहल के अंदर, कोकोवा के अंदर, इसको बोलते हैं तीसरे प्रकार की कोलीफ्लोरस बियरिंग। क्या बोलते हैं, कोलीफ्लोरस, मैंने अंग्रेजी में लिखा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोलीफ्लोरस बियरिंग। कोलीफ्लोरस बियरिंग का मतलब होता है सीधे तने के ऊपर फलों का लटकना। कटहल के अंदर कोकोवा एक होते हैं, कॉफी बनती है कोकोवा, कोल्ड कोको कहते हैं ना कोकोवा, तो कोकोवा के प्लांट है जिसमें सीधे तने के ऊपर फल लटकते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कोकोवा प्लांट में फ्रूटिंग हो रही है, तो ऐसा है, वहां की नहीं है, तो ऐसा है, ये डायरेक्ट तना पौधा है, वहां पे सीधे फल लटकते हैं। इसमें इसमें जो है ऐसा नहीं मेरे पुष्प में आएगा, ऐसा सीधा ये फ्रूटिंग होगी, दिख रहा तुम्हें, इसको बोलते हैं क्या, उसके अंदर भी डायरेक्ट इसी तरीके से फ्रूटिंग होती है। तो अपन यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि कटहल को बोलते हैं जैक फ्रूट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट बियरिंग। जैक फ्रूट ऑलरेडी लिख लिया था आपने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको कहते हैं जैक फ्रूट, ये तो क्या करें, दो बार फ्रूट। इसमें भी तने के ऊपर सीधे इस तरीके से फ्रूटिंग होती है, ऐसे लटकते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट तने, ट्रंक शाखा, नई शाखा। फल लगने के तरीके, फूल आने के तरीके तीन है, अगर किसी शाखा पे ऊपर ही ऊपर आता है तो टर्मिनल, साइड में आता है तो लेटरल, और सीधे तने पे लटकता है तो कोलीफ्लोरस। अब मैं इसलिए बता रहा हूं आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कि ये वाला जो केस है ना, ये वाला पहले वाला, ये केस देखने को मिलता है आम के अंदर, किसमें मिलता है, आम में मिलता है, जबकि ये वाला जो केस है ये किसमें मिलता है, अमरूद में। मेरी बात सुने तुम। अब प्रश्न क्या आएगा, आम में कौन सी शाखाओं पर फल आते हैं, ओल्ड सीजन ग्रोथ, कैसी बियरिंग होती है, टर्मिनल। अमरूद में कौन सी शाखाओं पर आते हैं, चालू मौसम ऋतु में कौन सी बियरिंग होती है, एक्सिलरी होती है। इसको लिखना आपको, ऐसे बना करके तुरंत लिखना, ये बहुत काम की चीज। आप काउंट करो, गिनती बुलाऊंगा मैं, पांचों बेच वाले हाथ खड़े करेंगे, गिनती हो गया बराबर का। अब लिखो इसमें, सुनो, देखो अमरूद में होता है परपरागण, अमरूद में परपरागण होता है कीटों द्वारा, कीटों द्वारा, ठीक है। तो अमरूद में कीटों द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है। उसका पुष्पक्रम आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो पुष्पक्रम एक प्रकार से सोलिटरी होता है, इसमें भी सोलिटरी, साइम होता है, साइम, साइमोस का एक प्रकार होता है, साइमोस। ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ऐसा करो, सोलिटरी को मत लिखो, साइमोस लिख लो खाली, साइम या साइमोस, क्योंकि पुष्पक्रम में क्या फिर वो गड़बड़ करते हैं। पुष्पक्रम एक पूरा वर्गीकरण है, उसमें मैं कुछ लिखूंगा तो फिर पूरा बताना पड़ेगा, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा भी सही, ऐसी बात नहीं, तो वहां पे सब क्लियर हो जाएगा। अब यहां इसके बाद में एक बिंदु लिखना आपको, देखो ऐसा है, माना कि कोई किस्म है वो बीज रहित किस्म है, कैसी है वो बीज रहित किस्म है, अमरूद की सीडलेस वैरायटी। अब अमरूद की जो बीज रहित किस्में होती है, एक हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये अमरूद की कोई भी किस्म है जो कि बीज रहित कही जाती है, क्या कहते हैं उसको, बीज रहित, कहने को बीज रहित है वो, नाम है मान लो सहारनपुर सीडलेस, जैसे वैरायटी है सहारनपुर सीडलेस, जैसे और भी इसकी वैरायटी है नागपुर सीडलेस वगैरह, नागपुर सीडलेस, संतरे की भी है, इसकी भी है। अब ये किस्में यूं कही जाती है कि बीज रहित है, लेकिन अमरूद की बीज रहित किस्मों में दो प्रकार के फल लगते हैं। एक तो कुछ फल ऐसे लगेंगे जैसे 100 फल लग रहे हैं, 100 में से 50 फल तो ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल भी बीज नहीं है, उनको कहते हैं पूर्णतया बीज रहित। क्या बोलेंगे, पूर्णतया बीज रहित। और कुछ ऐसे फल लगेंगे जिनमें एक आधा बीज मिल जाएगा आपको, आंशिक बीज रहित, क्या बोलते हैं उनको। अब ये प्रश्न बड़े एग्जाम में रेगुलर आता है, बड़े एग्जाम तैयार वगैरह में, तो उसमें यूं आता है कि अमरूद की बीज रहित किस्मों पर किस प्रकार के फल लगते हैं, पूर्णतया बीज रहित, आंशिक बीज रहित या दोनों प्रकार। तो दोनों प्रकार के, तो लाइन लिखो, अमरूद की बीज रहित किस्मों पर, अमरूद की बीज रहित किस्मों के पौधे पर, या अमरूद की बीज रहित किस्म के पौधे पर, अमरूद की बीज रहित किस्म के पौधे पर, वो फोटो बनाया नहीं, सबने बनाया, देख नहीं बनाना चाहिए सब, बेटे बेटे क्या करोगे बताओ। अमरूद की बीज रहित किस्म के पौधे पर, अमरूद की बीज रहित किस्म के पौधे पर पूर्णतया बीज रहित व आंशिक बीज रहित दोनों प्रकार के फल लगते हैं। पूर्णतया बीज रहित को बोलते हैं कंप्लीटली सीडलेस, और उसको बोलते हैं पार्टली सीडलेस, PARTLY, पार्टली या पार्शियली। अमरूद के बीज रहित, अमरूद की बीज रहित किस्म के पौधे पर पूर्णतया बीज रहित व आंशिक बीज रहित दोनों प्रकार के फल लगते हैं, दोनों प्रकार के फल लगते हैं। ओके एवरीवन, मैं 2 से 3 मिनट की एक स्टोरी बता रहा हूं आपको, जो कि आपके सिलेबस से जुड़ी हुई है। अब गांव में अपन सुनते हो अपने को कितनी चीजें सीखने को मिलती है। तो मैं एक बार क्या, हमारे गांव रिटायर्ड टीचर है, वो गो पालन करते हैं, गायें पालते हैं, देसी गायों का अच्छा ज्ञान है उनको। तो उनके पास बैठा मेरे को, तो गायों के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट नस्लें और बातें बताई, किताबों में नहीं है, तुम तो किताबों में रटते हो, उन्होंने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है उनका, उन्होंने बताया। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई कि ये राजस्थान है, ये गुजरात, ये राजस्थान, ये गुजरात। राजस्थान में
ये किशनगढ़ का पुरानी बात है, कुछ साल पुरानी बात है, कुछ माना कि 200 साल पुरानी बात मान लो, ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ किशनगढ़ का राजकुमार जिसकी शादी गिर के वन में काठियावाड़ी क्षेत्र के अंदर एक लड़के से शादी हुई। गिर के मतलब किशनगढ़, अजमेर किशनगढ़ के राजकुमार की शादी, किशनगढ़ के राजकुमार की शादी गिर के वन में, वहां कोई भावनगर करके जगह, अभी भावनगर है, पहले काठियावाड़ी इलाके में कोई साम्राज्य था, कोई राजा महाराजा रहते होंगे, तो उनकी लड़के के साथ संबंध थे, हुए राजपूत थे। तो अब जब पहले शादी होती थी तो बारात जाती थी, तो बारात में घोड़े हाथी यही सिस्टम था, कोई इतने साधन तो थे नहीं। तो पहले क्या दहेज जब देते थे तो गायें देना एक अच्छी बात मानी जाती थी। तो पहले एक दहेज देने की प्रथा में शुभ माना जाता था सांडा बीसी। क्या माना जाता था? सांडा बीसी। सांडा बीसी का मतलब होता है कि 20 गायों के झुंड में एक सांड देते थे साथ, कि 20 गायें देते थे, उसके साथ में एक सांड भी फ्री देते। तो यहाँ से जो गिर नस्ल की गायें होती थी उस इलाके में, तो उन राजा उनके साथ में जब उनको विदाई दी तो उनके साथ में जो है गिर की नस्ल की 20 गायें और एक सांड, तो सांडा बीसी, तो वो सांडा बीसी बोलते थे, वो उसको दी। तो वहां उस बात से लेकर के आज का दिन आया, अजमेर के एरिया के आसपास वो गायें बढ़ती अब बढ़ती धीरे धीरे, तो वो गायें आज भी अजमेर और अजमेर के आसपास के जो जिले हैं उसी एरिया तक सीमित है। भिलवाड़ा का थोड़ा इलाका है, उसको रेंडी नस्ल कहते हैं, लंबे कान वाली गाय, तांबे जैसा रंग होता है, वो रेंडी बोलते हैं हमारे गांव में, बाकी रेंडी रेंडी अलग अलग उच्चारण उसका। तो अजमेर के आसपास वो नस्ल भाई। अब मैं बेटा उन्होंने कहानी सुनाई तो वो मेरे समझ में आया कि हाँ चलो कि अपने इस इलाके में भाई, तुम्हारे प्रश्न आता है एग्जाम कि गिर नस्ल की गाय राजस्थान में कहाँ पाई जाती, तो अजमेर का जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है, किशनगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र, वहां तक पाई जाती। तो ये चीजें क्या आपको जोड़नी चाहिए आपके। अभी ये जो लाइफ किताबें लिख दी कई लोगों ने, ये इनका रिसर्च करके किताब, ये किताब है कहाँ, मतलब आपका धीरे धीरे आप प्लांट्स के बारे में जानकारी लो, आपके परदादाजी से है, जीवित तो नहीं है तो दादाजी बुजुर्ग थे, उनको पूछो कि आपके गांव में पहले कैसा था, उनको वनस्पति की टारगेट रखो, अलग अलग उद्देश्य रखो। कभी पास में बैठे तो पहनाव पे चर्चा करो कि पहले क्या पहनते थे, जब वो अलग मूड में बैठे हो तो फिर चर्चा करो वनस्पति के बारे में कि वनस्पति क्या थी। तो आपके गांव में कितने बड़े बड़े पेड़ थे, अभी थे 30 साल में हमारे गांव में थे आम के पेड़, वो बताते विश्वास नहीं होता, अभी तुमको फेंक रहे हो सब, ऐसा लगता है, क्योंकि नई जनरेशन को बता तो कुछ नहीं, फोन की जब कोई ढंग की बात करो तो उनको लगता है कि फेंक रहे हैं। ऐसे कहीं बोल चुके हैं मेरे को, मैं क्लास में से कोई कहानी बता रहा हूँ ऑनलाइन वाले, सर कम फेंको थोड़ा, ऐसे कहते हैं मेरे को, तो कोई नई बात नहीं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं, वो क्योंकि जिसके जितना दिमाग होगा उतने सोचेगा, तो वो है। तो आप इन चीजों को लेकर के अब ऐसा करो, लिखो इसमें ऐसे पुष्पन फल नहीं चल रहा है, वहां पर लिखो बाहर, ऐसे शब्द लिखो बाहर। अमरूद पढ़ रहे थे अपन, तो अमरूद में बाहर किसको कहते हैं उसके आगे एक लाइन लिखना, ऐसे बाहर के आगे लाइन लिखनी है आपको। अमरूद देखो, अमरूद अनार व सिट्रस में, अमरूद अनार व सिट्रस में वर्ष में 3 बार फूल आते हैं, उसे बाहर कहते हैं। में वर्ष में 3 बार फूल आते हैं, उसे बाहर कहते हैं। अनार, अमरूद और सिट्रस में वर्ष में यानी साल में 3 बार फूल आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाहर कहते हैं। अब आपको लिखना नहीं है, ठीक है, बहुत खास पॉइंट बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इधर तो मैं बाहर का नाम लिखूंगा, यहाँ पर तो लिखेंगे बाहर, फिर उसके अंदर हम लिखेंगे फूल आने का समय यानी पुष्पन का समय, और फिर इधर लिखेंगे अपन फल आने का समय या फलन का समय। ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जिसमें यहाँ से प्रश्न नहीं आया हो पहले, इसलिए सब लोगों का ध्यान बोर्ड पे चाहिए मेरे को, सुन रहा हो सब। उसके अपने पुराने टाइम की एक ट्रिक बना रखी जिसको 3 दिन लगते हैं याद करने। बोलो अम्र है यानी कि अम्बे बहार, बोलो अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार, ये 3 बार फूल आते हैं, इन तीनों को बोलते हैं बहार अपन, ठीक है। उसके अलावा अब इनमें फूल कब आते हैं उसकी भी हमने एक ट्रिक सेट करी हुई थी पहले। बोलो फजूसी, सही है, तो ऐसे हम लोग इसको याद कर लेंगे। बोलो फजूसी, फरवरी मार्च, क्या बात है, बोलो फरवरी मार्च, जून जुलाई, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, दोनों भाषाएं आती है तुम्हें, खैर आजकल हिंदी पढ़ भी रहो तुम लोग। बोलो जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, सही बात है। तो इस प्रकार से ये तो आगे फूल, अब आएंगे इसमें फल। तो फल आने की हमने ट्रिक पढ़ रखी है, जूनफ, बोलो जूनफ, अम्रह फजूसी जूनफ, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, क्या बात है, और इसी प्रकार दिसंबर, और इसके अलावा लास्ट बचा फरवरी मार्च। इसमें फरवरी मार्च से लेकर के अप्रैल तक है ये, 15 दिन का ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको उसमें लोड लेना है। अब ये हमने बाहर में लिख दिया है कि फूल आने का समय और फल आने का समय, यानी कि अमरूद में और अनार में खासकर और सिट्रस में भी साल में 3 बार फूल आएंगे। वो क्या नाम दे रखा अपन ने? बाहर। बोलो अम्र है, अम्बे बहार, मृग बहार, हंस बहार। इनमें फूल का बात है, बोलो फजूसी, फरवरी मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, जूनफ, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च। अब बात ऐसी कि साल में 3 बार फूल आ रहे हैं, जो तो अपन रोक नहीं सकते, ये तो आएंगे ही। साल में 3 बार फूल आएंगे, लेकिन हम फसल एक ही ले सकते हैं व्यावसायिक तरीके से। अगर आपको बड़े स्तर पर उत्पादन लेना, बंपर पैदावार, तो साल की एक ही बहार सबसे अच्छी मानी जाती है। अब सबसे अच्छी बहार लेने को तो कोई सी भी लो आप, लेने को तो कोई सी बार ले सकते हो, लेकिन हमने पढ़ाई हुई सर्दियों में अच्छे फूल आते हैं, अच्छे फल आते हैं। इसमें पढ़ा था ऐसा, हमने पढ़ा था कि अमरूद में अच्छी क्वालिटी के फल कब आते हैं? जब रात का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि जून जुलाई में फूल आएंगे, तभी तो नवंबर दिसंबर में फल आएंगे। तो हम इन फूलों को रखना चाहते हैं।
इस समय फूल कब आएंगे? जब इस समय फूल नहीं आएंगे। अगर इस समय फूल आ गए तब तो इस समय, जब इस समय फूल आने चाहिए उस समय तो फल लग रहे होंगे। मेरी बात को वापस ध्यान, भाई हम चाहते हैं कि फूल कब आए, लेकिन हमने जून जुलाई में फूल हम चाह रहे हैं कि भाई जून जुलाई में ही फूल आए, लेकिन अगर फरवरी मार्च में फूल आ गए इसका मतलब जुलाई अगस्त के टाइम पे तो फल लगेंगे ना, उसमें ये फूल थोड़े आएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन फरवरी मार्च वाले फूलों को नीचे गिरा देते। इन फूलों को नीचे गिराएंगे तो वापस इस टाइम पे फूल आएंगे। समझ गए तुम लोग? इसी को हम लोग कहते हैं बहार नियमन। क्या बोलते हैं? बहार नियमन का मतलब होता है कि फूलों को शाबाश चल भाग यहाँ से। तो ये कोई कीड़ा आके बैठ गया इधर, चलो कोई बात नहीं। अब यूं है, इस केस को बोला जाता है बहार नियमन। क्या बोलते हैं? इसको फसल नियमन भी कहते हैं सर, फसल नियमन। तो फसल नियमन का मतलब होता है कि एक बहार की जगह पे दूसरी वाली बहार लेना। तो इसको अंग्रेजी याद रखनी, क्रॉप रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉप रेगुलेशन। अब क्रॉप रेगुलेशन का मतलब क्या है? क्रॉप रेगुलेशन का मतलब है कि इन फूलों को नीचे गिराना ताकि वापस इस टाइम पे फूल आ सके। यही तो बात हो रही। तो फूल फरवरी मार्च में नहीं आए उसके लिए हम, हमारे पास में एक ऑप्शन है, सिंचाई रोक देंगे। क्या करेंगे? लगभग फूल आने के 1 से 1.5 माह पहले हम सिंचाई रोक देंगे। तो सिंचाई रोकते हैं तो क्या एक्चुअली फूल आने की प्रक्रिया रुक जाती है। फिर भी थोड़े बहुत फूल आ जाते हैं तो अपन हाथ से तोड़ देंगे। उसको हम लोग बोलते हैं हैंड थिनिंग। क्या बोलते हैं? हैंड थिनिंग का मतलब आप हाथ से फूलों को तोड़ो। लेकिन हाथ से फूलों को कितना तोड़ोगे बता? 500 पौधे तो कोई हाथ से तोड़ना पॉसिबल थोड़ी। तो हम क्या करेंगे, एक दवाई का छिड़काव करेंगे, उससे भी फूल नीचे जल जाएंगे। तो NaA प्लस यूरिया मिलाते हैं उसको। तो NaA और यूरिया 100 ppm NaA, और इसके साथ में हम लोग यूरिया कितना मिलाएंगे? 10 से 15%। तो ये मिला करके इसका छिड़काव करना है जब आधे फूल आ रहे हो। 50% फूल आने पर इसका छिड़काव करते हैं, फूल आने पर। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? फूल नीचे जल जाएंगे। फूल नीचे जल जाएंगे तो वापस कब आएंगे? जून जुलाई में आएंगे तो फिर हम ले लेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब सबसे अच्छी बहार कौन सी मानी जाती है? बीच वाली मृग बहार सबसे अच्छी मानी जाती है। तो मैं लिख रहा हूं सबसे अच्छी बहार कौन सी है, तो ये मृग बहार सबसे अच्छी बहार है। क्या तुम्हें पता रहेगा कि कौन सी बहार में इसका मेन कीट फल मक्खी? बेर काने होते हैं ना, बेर वैसे अमरूद काने हो जाते हैं, छोटी लट होती है सफेद सफेद लट, उसको कहते हैं फल मक्खी। तो फल मक्खियां जितने भी कीड़े बारिश के मौसम में अटैक करते हैं, कब करते हैं? तो फल मक्खी का सबसे ज्यादा अटैक कौन सी में होता है? अम्बे बहार में होता है, क्योंकि उसमें फल कब आते हैं? यहाँ पे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फल मक्खी का प्रकोप। तो फल मक्खी का प्रकोप कब होगा? यहाँ होगा। याद रह जाएगा तुम्हें? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप लोगों को सेट करना है। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, कोई एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न नहीं आया हो पहले। ये तुमने देख रखा, पुराने सुपरवाइजर, चेट, एओ, डब्ल्यू सब में। एनपीएटी यूनिवर्सिटी में भी आया कि कौन सी बहार में फूल कब आते हैं, फल कब आते हैं, कुछ भी पूछ सकते हो, समझ लो। अगले टेस्ट में भी आएगा। तो ये ट्रिक से याद करना। बोलो अम्रा फजूसी जूनफ, अम्रा फजूसी जूनफ, अम्बे बहार, मृग बहार, हंस बहार, फरवरी मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च। तो बहार नियमन के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? बहार नियमन के लिए हम एक तो सिंचाई रोक सकते हैं, हाथ से फूलों को तोड़ना, और Na प्लस यूरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब लिखो इसको, ये तुरंत लिख लो, फिर अपन आगे बढ़े। बहार को क्रॉप रेगुलेशन बोला ना, बहार का मतलब फूल आने को बहार कहते, तो साल में 3 बार फूल आते, ठीक है? बहार को बहार ही कहते। बहार का मतलब फ्लावरिंग एक तरीके से। कल मैच आ रहा था एक्चुअली, कल भी आएगा। अमरूद अपने राजस्थान में खूब होता है, पता तुम्हें? तो डालो इंप्रूव्ड वेराइटीज, इंप्रूव्ड वेराइटीज। अब इंप्रूव्ड वेराइटीज के अंदर पहला इंस्टीट्यूट लिखो, IIHR हसरगट्टा बेंगलोर से विकसित किए गए किस्म, IIHR हसरगट्टा बेंगलोर। ये हसरगट्टा वाला इंस्टीट्यूट भी बहुत आगे हुआ, हसरगट्टा बेंगलोर। इसकी 4 किस्में हैं और ये 4 किस्में बड़ी खास। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चारों वैरायटी, आप लोगों को साथ लिखना अलाउ रहेगा, इजी गोइंग आराम से। सबसे पहले लिखनी है आपको अर्का मृदुल्ला, पहले लिखो अर्का मृदुल्ला, अर्का मृदुल्ला, अर्का रश्मि, अर्का मृदुल्ला, अर्का रश्मि, अर्का किरण और अर्का अमूल्या, अर्का अमूल्या, ठीक है? ये 4 किस्में, अर्का मृदुल्ला, अर्का रश्मि, अर्का किरण, अर्का मृदुल्ला, सॉरी अर्का अमूल्या। अब ये अर्का रश्मि और अर्का किरण जो है, ये दोनों लाल गुदे वाली किस्म, लाल गुदा, और ये नीचे वाले भी लाल। यहाँ पे मैं अगर लाल गुदा लिख रहा हूँ या गुलाबी गुदा लिख रहा हूँ, उसका एक ही मतलब समझना आपको, लाल गुलाबी गुदा, इसका मतलब एक ही बात। एग्जाम में अलग नहीं आएगा कि लाल किसका होता है और गुलाबी किसका है। लाल गुलाबी का मतलब आपको एक ही समझना है, ठीक है? गुड। वापस इसमें भी लाल गुलाबी गुदा, लाल गुलाबी, यानी कि अंदर से काटने पर लाल निकलता है कुल मिला के, अच्छी बात है। इस अर्का किरण के अंदर सर्वाधिक लाइकोपीन पाया जाता है। अर्का किरण में सबसे ज्यादा लाल रंग होता है, सर्वाधिक लाइकोपीन, सर्वाधिक लाइकोपीन, सर्वाधिक लाइकोपीन, अच्छी बात है। अब इनके संकरण भी लिखूंगा मैं, लेकिन इनके संकरण बहुत आवश्यक नहीं है पपीता के जैसे कि भाई याद करोगे तो ही काम चलेगा। तो बीच वाली दोनों किस्मों का संकरण एक ही है, सेम टू सेम। बीच वाली दोनों किस्में जो लिखी हुई है, अर्का किरण एंड अर्का रश्मि, इनका संकरण सेम है। वो संकरण है आपका कमसारी इंटू पर्पल लोकल, कमसारी इंटू पर्पल लोकल, कमसारी इंटू पर्पल लोकल, पर्पल लोकल, ठीक है? शाबाश। पर्पल, कमसारी इंटू पर्पल लोकल।
और लास्ट वैरायटी है अर्का अमूल्य। अर्का अमूल्य वैरायटी का क्रॉस भी जो है वो इस एएस लिख रहा हूं। एएस का मतलब होता है इलाहाबाद सफेदा। एएस का मतलब क्या होता है? इलाहाबाद सफेदा इनटू सीडलेस डिप्लॉइड, इनटू सीडलेस डिप्लॉइड, सीडलेस डिप्लॉइड। ये भी संग्रहण आपको आवश्यक नहीं याद करना, ये लास्ट वाला संग्रहण एवोक एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे तुम्हारे इस बार ये आ सकता है अर्का किरण किसके किस, अर्का मृदुला तो आता ही है खैर। तो ये चारों ही किसमें वैसे इंपॉर्टेंट, एक दो, ये दो तो है ही है। तो अर्का मृदुला, अर्का रश्मि, अर्का किरण एंड अर्का मृदुला अमूल्य। बीच वाली दोनों किसमें लाल गुलाबी गुदे की होती है। एएस का मतलब है इलाहाबाद सफेद, जानते हो इलाहाबाद, प्रयागराज कहते हैं उसको आजकल, लेकिन इसका नाम इलाहाबाद ही रहेगा, ठीक है। गुड। अब नेक्स्ट ये लिख लिया होगा सबने। कल संडे को क्या क्या फिर स्पेशल टेस्ट था एक, तो आपको अनिवार्य रहते हैं। अब लिखो CISH लखनऊ, CISH लखनऊ। लखनऊ वाली दोनों किस्में आपको पहले बता चुका, वापस लिख रहा हूं, ललित और श्वेता। एक तो है ललित, ललित और एक किस्म बताई थी श्वेता। ललित और श्वेता में यह है कि ललित लाल गुलाबी गुदे वाली वैरायटी, लाल गुलाबी गुदा, लाल गुलाबी, लाल गुलाबी गुदा, ठीक है। अब लाल गुलाबी में ये सुपरवाइजर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अमरूद की लाल गुदे वाली, अभी जेट में भी आया था, जेट 2024, जेट 24, तो ऐसे प्रश्न आते रहते। तो ये ललित जो है लाल गुलाबी गुदे वाली फेमस वैरायटी। अब अपने को CSH के अलावा अब अन्य किस्में हैं और उनमें दो किस्में लिखनी है भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली। तो ऐसे लिखना है सर्वाधिक उगाई जाने वाली दो किस्म, सर्वाधिक उगाई जाने वाली, सर्वाधिक उगाई जाने वाली, ठीक है। तो अब सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्में दो है बस, जिनका भारत में एक तरफा राज, लगभग लगभग 70% से ज्यादा एरिया इन दोनों वैरायटी ने कवर कर रखा। उसमें से एक तो है इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद, इलाहाबाद सफेदा जिसको अपन AS बोल रहे थे अभी। इलाहाबाद सफेदा को अपन ने बोला बेटा AS, ये भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। एक और है किस्में है ना, सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्में दो है, एक तो इलाहाबाद सफेदा है और एक है लखनऊ 49, लखनऊ, लखनऊ 49 जिसको L49 भी कहते हैं, जिसको सरदार के नाम से भी जानते हैं, सरदार, ठीक है, एक सरदार। तो L49 और सरदार ये दोनों किस्में इंडिया की लार्जेस्ट ग्रोइंग वैरायटी है, सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्म। तो इससे पहले वाली वैरायटी ये जो है, मतलब इलाहाबाद में तो आपको कुछ नहीं लिखना है, लखनऊ 49 में 2-3 पॉइंट लिखना है। सबसे पहले इसमें लिखो इलाहाबाद सफेदा से चयनित, इलाहाबाद सफेदा से सिलेक्शन है चयनित। दूसरा सर्वाधिक, सर्वाधिक विटामिन सी होता है इसमें, सर्वाधिक विटामिन सी। तीसरा नेशनल वैरायटी कहते हैं इसको इंडिया में, अमरूद की नेशनल वैरायटी, नेशनल वैरायटी। तो पहला है आपका इलाहाबाद सफेदा से चयनित, सर्वाधिक विटामिन सी एंड नेशनल वैरायटी, और एक पॉइंट और लिखना उसमें। तो ये किस्में अति महत्वपूर्ण है जो भी यहाँ लिखी। अभी तक मैंने जितनी भी आपको किस्में लिखा दी है, ये किस्में सब इसकी खास थी। तो ये भी ललित है, श्वेता है, ये दोनों किस्में तो आनी आनी एग्जाम में, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को सबको पता ही होगी पहले से कि ये दोनों किस्में अमरूद। भाई तुम 11वीं-12वीं तक पढ़ के तो आए हो, तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता ही, बिल्कुल अंगूठा छाप थोड़ी हो भाई, कुछ तो पता है ना अपने को। भाई अपने को काफी चीजें पता है, ऐसा नहीं बिल्कुल जीरो हो, ऐसा तो नहीं। तो फिर तो इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49 दोनों किस्मों का नाम चलता है। अब इसमें लखनऊ 49 में एक पॉइंट और लिखना आपको, इसमें इसी में आगे लखनऊ 49 में आपको पॉइंट लिखने थे, इलाहाबाद सफेदा से चयनित, दूसरा सर्वाधिक विटामिन सी, तीसरा नेशनल वैरायटी, और इसी में अगला पॉइंट लिखना है, इसी में लखनऊ 49 में लिखो चीमा व देशमुख, दो वैज्ञानिकों के नाम लिख रहा हूं, चीमा व देशमुख द्वारा, चीमा व देशमुख द्वारा, चीमा व देशमुख द्वारा 1927 में, 1927 में एक रिसर्च सेंटर का शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूं, GKFRS, पुणे महाराष्ट्र, पुणे द्वारा विकसित, पुणे में विकसित। आराम से लिखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। लास्ट पॉइंट आपका, चीमा देशमुख दो वैज्ञानिक है द्वारा 1927 में गणेश खिंद फ्रूट रिसर्च स्टेशन, शॉर्ट में लिखना आपको GKFRS, GKFRS पुणे, GK, ये गणेश खिंद फ्रूट रिसर्च स्टेशन, खिंद KHIND, तो गणेश खिंद फ्रूट रिसर्च स्टेशन, गणेश खिंद फ्रूट रिसर्च स्टेशन पुणे महाराष्ट्र द्वारा विकसित। डन एवरीवन, लिख लिया क्या तुमने? सही में। तो अभी तक जो किस्में पड़ी ये खास खास हो गई। अब लिखो अन्य किस्म, अभी तक मेन हो गई, अब कुछ अन्य किस्में हैं, किस्में बहुत सारी और, लेकिन घबराएंगे नहीं अपन। अगर सबसे ज्यादा चांस तो इन दो वैरायटी का ही रहेगा, ये दो, ये भी है, और उधर वाली ये चार किस्म, ये चार किधर लिखी थी अपन, ये चार, अर्का मृदुला, ठीक है। अब लिखो अन्य किस्में,
किसी को चीज छूटी तो नहीं? गुड। अब लिखो अन्य यानी अदर वेराइटीज, अन्य किस्में। मैं काफी सारे संग्रह लिखाऊंगा, उन संग्रहों को अभी आपको अमरूद में दिल पर नहीं लेना, ठीक है? आपको संग्रह दिल पे लेना है खाली आम के अंदर। तो आम का कोई भी संग्रह एग्जाम में पूछेंगे। चलो आगे बढ़ो। नंबर 1 हिसार सफेदा, ऐसे लिखो हिसार सफेदा। ये किस्में दोनों फेमस हो रही है आजकल, एक तो हिसार सफेदा, एक हिसार सुर्ख। हिसार सफेदा और हिसार सुर्ख, इन दोनों का आगे मैं संग्रह लिख रहा हूं, ऑप्शनल है, सुपरवाइजर इसलिए लिख रहा हूं ताकि नहीं लिखता। हिसार सफेदा का संग्रह सेम है अर्का मूल्य वाला, इलाहाबाद सफेदा इंटू सीडलेस डिप्लॉइड। ये संग्रह अर्का मूल्य वाला सेम है, सीडलेस डिप्लॉइड, सीडलेस डिप्लॉइड, ऐसे लिखो सीडलेस डिप्लॉइड। हिसार सफेदा वेरायटी याद रखना, संग्रह याद नहीं रखोगे तो भी चल सकता है। हिसार सुर्ख का संग्रह है एप्पल कलर इंटू बनारसी सुर्ख, एप्पल कलर इंटू बनारसी सुर्ख, ठीक है? एप्पल कलर इंटू बनारसी सुर्ख। खाली ये याद रखोगे हिसार सफेदा और हिसार सुर्ख अमरूद की किस्म है, ठीक है? नाम बता रहना जरूरी है इसका, हिसार सफेदा हिसार सुर्ख। फिर अन्य किस्में चल रही है तो आगे बढ़ेंगे। एक वैरायटी एप्पल कलर, तो एप्पल कलर कंफ्यूज करने वाली किस्म में पहला ऑप्शन आएगा सेब, तो आपको एप्पल कलर से याद रखना है कि अमरूद की किस्म। फिर है आपकी इलाहाबाद सुर्ख, इलाहाबाद सुर्ख लाल गुलाबी गुदा, इलाहाबाद सुर्ख के आगे लिखो लाल गुलाबी गुदा, लाल गुलाबी गुदा, लाल गुलाबी गुदा। सेकंड एक वैरायटी लिखो हफ्सी, हफ्सी का भी लाल गुलाबी गुदा, लाल गुलाबी, लाल गुलाबी गुदा, हफ्सी का भी है लाल गुलाबी। फिर चलो आगे, हरिजा एक वैरायटी है हरिजा, नीचे को नहीं लिखना, फिर आगे लिखते जाना है आराम से। एक वैरायटी है चित्तीदार, चित्तीदार जिसके फलों के ऊपर लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। तो ऐसे है कि त्वचा पर लाल रंग के धब्बे, त्वचा पर लाल रंग के धब्बे या लाल धब्बे, त्वचा पर लाल धब्बे पाए जाते, ऐसे त्वचा पर लाल धब्बे। गुड। ओके एवरीवन, लाल गुलाबी गुदे वाली कितनी किस्में हो गई अब तक? अर्का रश्मि है, अर्का किरण, ललित, इलाहाबाद सुर्ख और हफ्सी, नहीं होगी इतनी सारी? गुड। ये देखो लाल गुलाबी। हिसार सफेदार हिसार सुर्ख याद रह जाएगा। डन यहां तक? अब आगे बढ़ो। एक किस्म लिखो सहारनपुर सीडलेस, सहारनपुर सीडलेस, सहारनपुर सीडलेस, नागपुर सीडलेस, कई सारी हो गई किस्में नहीं? सीडलेस। और एक अपने राजस्थान में चलती हुई वैरायटी बर्फ खान गोला, एक वैरायटी है बर्फ खान गोला, एक वैरायटी है बर्फ खान गोला। किसान लगाते हैं इस वैरायटी को आजकल, किताब में तो नहीं पढ़ा कहीं, लेकिन फार्मर बहुत बोलते हैं, वैसे लिखने में क्या जा रहा, बर्फ खान गोला। बर्फ खान गोला, सही लिखा गोला? बर्फ खान गोला पहले सही था, सही नहीं दिख तो रहा है तुम्हें, मजे ले रहा हूं बेटा। डन? क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? एक बार रिपीट करेंगे वैरायटीज को, ठीक है? तो वापस यहां से आइए, ये 4 वाली किस्मों के पहले अर्का तो आती है, बोलो अर्का मृदुल्ला, अर्का रश्मि, अर्का किरण, अर्का अमूल्य। बोलो मृदुल ने रश्मि पर अमूल्य किरण डाली, मृदुल ने रश्मि पर अमूल्य किरण डाली। आपको खाली नाम नाम याद रखेंगे, अर्का मृदुल्ला, अर्का रश्मि, अर्का किरण, अर्का मृदुल्ला। सबसे ज्यादा लाल रंग किसका होता है? क्योंकि देखो सबसे ज्यादा लाइकोपिन होता है। फिर देखो आगे और पूरा ललित श्वेता, कहां से निकली दोनों? हाँ। फिर भारत में एक तरफा लाल जिन 2 किस्मों का है वो कौन कौन सी? इलाहाबाद सफेदा और L49। इसके अलावा हिसार सफेदा, हिसार सुर्ख, एप्पल कलर, इलाहाबाद सुर्ख, हफ्सी, हरिजा, चित्तीदार, सहारनपुर सीडलेस, नागपुर सीडलेस और बर्फ। अब लिखो पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन। काफी सारी चीजें हैं, लोड नहीं लेने का। प्लांट प्रोटेक्शन बताओ इसमें कौन सा देह विकार होता है? ब्रोंजिंग और ब्रोंजिंक किसकी कमी से होता है? जिंक की। बोलो ब्रोंजिंग जिंक पीके। तो इसमें पहला लिखो रो, कीट लिखो, कीट। इसका मुख्य कीट लिखने जा रहे हैं, कीट। तो अमरूद में जो कीट लगता है उसको कहते हैं फल मक्खी, मुख्य कीट है इसका फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। फल मक्खी को कहते हैं बैक्ट्रोसेरा करेक्टा, बैक्ट्रोसेरा, बैक्ट्रोसेरा करेक्टा। तो बैक्ट्रोसेरा करेक्टा इसके मुख्य कीट में से एक है, और ये इसी में ही मुख्य कीट नहीं, फल मक्खी और भी कई फसलों में मुख्य कीट। अमरूद में मुख्य कीट है इस, बेल काले हो जाते हैं, देखा तुमने,
और आम, तो इन तीनों के अंदर ये सब फलों के अंदर मुख्य कीट। बाकी कुकुरबिटेसी कुल में भी लगता है। फल मक्खी जो है अमरूद, बेर और आम, इन तीनों में मुख्य कीट है फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। सब में नाम अलग अलग है लेकिन कीड़ा फल मक्खी है। फल मक्खी हमेशा घर पे जो मक्खी होती है वैसी मक्खी होती है फ्रूट फ्लाई। तो घर पे जो मक्खी को हाउस फ्लाई कहते हैं, वैसे वैसे ये भी होती। तो इसमें क्या होता है, जैसे मक्खी है, ये ले मक्खी। तो अब मक्खी क्या करती है, मक्खी उड़ती है। मक्खी उड़ती है तो इसमें क्या, ये नर मादा दोनों मिलते हैं आपस में। सभी जीवों के अंदर यही प्रोसेस, मेल फीमेल मेटिंग होती है। फिर जो मादा कीट होता है, मादा कीट के पीछे ऐसा एक जुगाड़ रहता है, इसको बोलते हैं ओविपोजिटर। क्या बोलते हैं, ओविपोजिटर कहते हैं। ओविपोजिटर का काम होता है खाल को खुरच करके जगह बनाना, ताकि वहां भी अंडे दे सके। ये कोई जननांग नहीं होता, पीछे जो है जननांग नहीं है, ये खुरचने का होता है। तो ये जैसे अमरूद है, तो अमरूद का फल जब छोटा होता है तब क्या करती है, ऐसे खुरच करके जगह बनाती है, वहां पे अंडे देती है। अंडे में से लट निकलती है, अमरूद के अंदर चली है। सफेद रंग की छोटी सी लट होती है, देखा हमने, ऐसे छोटी छोटी सफेद रंग की लट होती है, पता ही नहीं चलता, सड़ जाते हैं अंदर, ये सड़ जाते हैं। इसमें फोटो देख लो, ये सब में फ्रूट फ्लाई ऐसी होगी, ध्यान रखना। तो भी नहीं दिखते उसे, फल काट के खा जाते तो भी नजर नहीं आते वो, ये इस तरीके से सड़ जाता है। इसलिए ये दिक्कत है मैंने, क्षारीय मृदाओं में होने वाला विल्ट। तो मेन रोग है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विल्ट, हिंदी में इसको मुरझाना कह दो, चाहे मुरझाना कह दो, चाहे इसको उकटा रोग कह दो, उकटा, चाहे इसको सूखा रोग कह दो, चाहे इसको म्लानी भी बोलते हैं, म्लानी या म्लानी रोग। तो ये इसकी मेन बीमारी। अंग्रेजी याद रखो तो ज्यादा कुछ लफड़े नहीं रहते, एक ही बार में याद रह जाता, विल्ट। ये सेम वही वाला फंगस है जो आपके केले में लग रहा था, फ्यूजेरियम। तो ये एक कवक जनित प्रॉब्लम है, फंगस से होता है। मेरे साथ लिखना अलावा कोई दिक्कत नहीं है। कवक का नाम लिखो फ्यूजेरियम, ऐसे लिखो फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज। सीडियम गुआ जावा को बोलते हैं सीडियस साइडाई, क्या बोल सकते हैं अपन, साइडाई या सीडियस। सीडियम गुआ जावा से सीडी याद रखना। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज साइडाई या सीडियस, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट जो आप लोगों को जानना चाहिए। तो कवक हो गया, पहला पॉइंट है क्षारीय मृदाओं में अधिक होती है इसकी दिक्कत। तो ये क्षारीय मृदा, जबकि केले वाला किसमें होता है, हाँ, तो ये क्षारीय मृदा में अधिक, क्षारीय मृदा में समस्या है अधिक। ओके, फिर अब इसका मैनेजमेंट, तो बात करते हैं इसके प्रबंधन या मैनेजमेंट। तो इसके प्रबंधन के लिए जो भारत की सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्में, वो तो इसके प्रति सहनशील है, तभी वो ज्यादा चल रही है मार्केट। तो पहला पॉइंट है इसमें बचाव के लिए सहनशील किस्में। सहनशील, क्योंकि इसमें जल क्षेत्र प्रभावित होता है जितने भी विल्ट होते हैं। तो सहनशील किस्में वो दोनों तुम्हारी फेवरेट, इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49, इलाहाबाद सफेदा एंड L49, ये दोनों किस्में इंडिया में लार्जेस्ट ग्रोइंग वेराइटीज, ठीक है। तो इलाहाबाद सफेदा एंड L49, ये दोनों किस्में इसको टॉलरेट कर सकती बीमारी को। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, तुम्हें नहीं पूछा वो इंग्लिश वाले को पूछ रहा था, तुम्हें तो कोई नहीं आने देंगे। तो इंग्लिश में क्या है कि वो कभी कोई शब्द नहीं आता है ना, तो पूछना पड़ता है, सही है। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जिसको दोनों भाषाएं आती। नहीं तो कई बार ये बहुत दिक्कत देखी मैंने कई ऐसे टीचर देखा, हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसका वास्तव में लाइन का मतलब क्या होता है वो क्या बता रहे हैं। कल मैं एक उत्कर्ष का एक वीडियो देख रहा था, किसी का नाम ले लो, दोस्ती है वो, अपने मिलने वाली है, जूनियर है। तो उसने क्या करा, अब उसने क्वेश्चन हल करा रहा। मैंने कहा भाई इसका मतलब ये होता तुम्हारी होती नहीं, ऐसे लिखो प्रतिरोधी मूलवंत, प्रतिरोधी मूलवंत। भाई गलती अपने से हो, गलती सबसे होती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं भी कर सकता हूँ। सीखते कौन, माँ के पेट से कौन सीखा है बताओ। लेकिन कम से कम जो सत्यानाश वाली बात आती है ना, एटलीस्ट वो नहीं हो कम से कम। तो अब इसका प्रतिरोधी मूलवंत है जिसको चाइनीज अमरूद कहते हैं, चाइनीज गुआवा, चाइनीज अमरूद, उसमें ये बीमारी नहीं होती। इसमें और भी काफी सारे हैं जंगली, जैसे पाइनएप्पल गुआवा, स्ट्रॉबेरी गुआवा, उनमें भी नहीं लगता है। तो चाइनीज अमरूद का प्रश्न आया हुआ, इसलिए चाइनीज अमरूद लिखा रहा हूँ। चाइनीज अमरूद या इसकी जो जंगली किस्में हैं उनके अंदर विल्ट नहीं होता। अब इस चाइनीज अमरूद का नाम याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी तुम्हें। चाइनीज अमरूद को हम लोग कहते हैं सीडियम, इंग्लिश वाले के लिए अलग से लिखूंगा, ठीक है। सीडियम फ्रीड्रिचस्थेलियनम, इसको याद करने की कोशिश करना है। फ्रीड्रिचस्थेलियनम, स्थेलियनम, फ्रीड्रिचस्थेलियनम, ये इसकी प्रजाति का नाम है। चाइनीज अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। ये नाम मैंने लिखा क्यों है, एग्जाम का नाम है AO, एग्रीकल्चर ऑफिसर। प्रश्न आया है कि सीडियम फ्रीड्रिचस्थेलियनम जो है, ये इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता क्या है, ये विल्ट रेजिस्टेंट है, इसमें विल्ट नहीं लगता। तुमको इस फ्रीड्रिचस्थेलियनम को ऐसे लिखना, देखो FRIEDCH स्थेलियनम, स्थेलियनम। तो मैंने ऐसे इसको लिखा है सेट करके, फ्रीड्रिचस्थेलियनम। अब आपको क्या करना है, ये तो अब 12वीं की किताब में इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल दे रखा। देखो जितने भी विल्ट होते हैं ना, विल्ट, तो इनमें आप कोई अच्छा कवकनाशी भी जड़ क्षेत्र में डाल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अच्छा कोई भी आप मैंगो जेब लो, मेटालेक्सिल लो, मार्केट में जो अच्छा है COC वगैरह, आप जड़ क्षेत्र में ड्रेंचिंग कर सकते हो। लेकिन इसी के नीचे आपको लिखना है जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल। 12वीं किताब वालों ने दिया है नियंत्रण, उन्होंने लिखा है नियंत्रण, जैविक नियंत्रण। इस जैविक नियंत्रण में जो एस्परजिलस आता है ना, एस्परजिलस, तो वो एस्परजिलस काम में ले सकते हैं। एस्परजिलस बाजार में मिलता है काली सेना के नाम से, काली सेना के नाम से मिलेगा आपको, या वो मिलेगा पुष्पमृदा के नाम से, काली सेना या पुष्पमृदा, ठीक है।
काली सेना या पुष्पमृदा। तो एस्परजिलस करके एक कवक आता है, मित्र कवक। आप चाहो तो ट्राइकोडर्मा भी काम में ले सकते हो, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा, बाकी एस्परजिलस इन दोनों नाम से मिलता है। काली सेना पुष्पमृदा कोई किस्म नहीं है, ये किस्म नहीं है, ये क्या है, फंगस। ये दोनों फंगस है, मित्र फंगस। तो आप एस्परजिलस नाइजर भी काम में ले सकते हो और ट्राइकोडर्मा भी ले सकते हो, ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो इसकी उपज कितनी हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा? 40 से 50 किलो प्रति पौधा। इतने सारे अमरूद निकल जाते हैं पर प्लांट नहीं। 40 से 50 किलो में तो कोई दिक्कत। अमरूद की खेती से भी पैसा तो कमा सकते हो। हमारे उधर भी है अमरूद लगा के, रामचंद्र जी ने लगाए थे उस समय। हमारे एक मित्र हैं बीजेपी के इकाई अध्यक्ष, मित्र तो क्या है, अब तो 60 साल के हो गए, लेकिन हमारे ऐसे ही हैं मित्र ज्यादा, सभी उम्र के। तो रामचंद्र जी है, ये जानता, नारायण जानता होगा रामचंद्र जी, वो जानते हो कौन से, करेड़ा रोड पे, हाँ वो। तो उन्होंने अमरूद का बगीचा लगाया था शुरू में। तो शुरू में तो कुछ ज्यादा प्रोडक्ट वहां पे, उसके सारा प्रोडक्शन वहीं पे जो है बिक जाता। चलो आगे बढ़ो। अब आजकल अलग अलग प्रकार की किस्में आती है, कश्मीरी रेड एप्पल बेर है, थाई एप्पल बेर, जो बड़े बड़े बेर आते हैं, और पुराने वाली किस्में अच्छी है ये सब। तो अब इसमें लिखो बॉटनिकल नेम, लिखो बॉटनिकल नेम जीजीफस, मेरे साथ लिखना अलाउड है इसको, तो ऐसे लिखो जीजीफस मोरिशियाना, बिना आवाज किए, जीजीफस मोरिशियाना, ये इसका नाम है। और सुपरवाइजर में बेशक इसका कुल भी पूछ लेते हैं सीधा। तो इसकी जो फैमिली होती है गाइस, वो फैमिली है रेमनेसी या रेमनेसी, रेमनेसी या रेमनेसी। तो इसकी फैमिली है रेमनेसी, फैमिली यानी कुल। तो इसका जो कुल है फैमिली वो है रेमनेसी। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है, वैसे ज्यादातर इसकी जो किस्में होती है वो 2n बराबर, टेट्राप्लॉइड बराबर 48। इसमें क्रोमोसोम नंबर 48, 48 क्रोमोसोम्स। तो इसकी ज्यादातर किस्में टेट्राप्लॉइड होती है, एक्सेप्ट कुछ किस्में ऐसी है जो अष्टगुणित है, ऑक्टाप्लॉइड कहते हैं उनको। गुणसूत्रों में 96, कुछ अष्टगुणित किस्में हैं ऑक्टाप्लॉइड, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 96, बाकी तो इसमें 48 है। लेकिन इसकी दो किस्में ऐसी हैं जो अष्टगुणित है। दो किस्में कौन कौन सी हैं? एक तो है गोला और एक है इलायची। तो गोला और इलायची किस्में जो है इसकी, गोला और इलायची किस्में, वो इसकी अष्टगुणित किस्में है, अष्टगुणित या ऑक्टाप्लॉइड, ठीक है। अष्टगुणित को कहते हैं ऑक्टाप्लॉइड। गुणसूत्रों की संख्या 96। और इसमें आने वाली किस्में, बड़े एग्जाम में तो आता ही है कि कौन सी किस्में अष्टगुणित है, तो गोला इलायची। बाकी सभी बेर की किस्में चतुर्गुणित होती है, ये आपको लिखना है। ओके। इसके अलावा इसका जो फल प्रकार होता है वो ड्रूप होता है। इसका फ्रूट टाइप, फल प्रकार वो होता है, इसका फल प्रकार होता है ड्रूप या अस्टिल जिसको कहते हैं। फल प्रकार है ड्रूप या अस्टिल। उत्पत्ति भी लिखना बाकी है, नहीं इस बार मैंने उल्टा फुल्टा लिख दिया, लिखने में तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, नहीं हो रही सवाल। तो ड्रूप या अस्टिल इसका फल प्रकार। इसका उत्पत्ति तो अपन यहाँ सेट कर देंगे गुणसूत्रों का आगे। उत्पत्ति जहां पर आंवले का है वहां पर इसका भी, बताओ आंवले का कहां? इंडो चाइना। तो इसका भी सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो इंडो चाइना ही है। तो इसका भी उत्पत्ति स्थल आप लोग लिखो, ओरिजिन या उत्पत्ति स्थल वो इंडो चाइना है। उत्पत्ति इसका इंडो चाइना, भारत और चीन। दोनों ऑप्शन में क्या करें? दोनों ऑप्शन में भारत करें। गलत हो भी गया तो देशभक्त कहलाओ, सही नहीं? कभी मान ले होते तो कम से कम हिंदुस्तान के नाम पे वोट दोगे तो इतना नुकसान सहनी है, कोई दिक्कत। फिर ये मैंने खाने योग्य भाग, एडिबल पार्ट। तो खाने योग्य भाग इसका 12th की बुक के अनुसार है पेरिकार्प। बाकी इसका वास्तव में आप देखो तो फल की संरचना के अनुसार बाहर का छिलका और अंदर वाला, यानी मीजोकार्प और इपिकार्प। लेकिन 12th की बुक के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे पढ़ेंगे पेरिकार्प, ठीक है। पेरिकार्प इसका एडिबल पार्ट आपको लिखना है। तो खाने योग्य भाग हो गया पेरिकार्प। वैज्ञानिक नाम जीजीफस मोरिशियाना। फैमिली इसकी रेमनेसी है, सीधा फैमिली। इस बार एक प्रश्न वो भी आ सकता है कि कौन सा कुल मिलाने लायक है, मतलब मिलाने लायक का मतलब कौन सा सही सही मिल रहा है। 4 कुल आएंगे फलों के, सब्जियों के, उन चारों कुल को ऐसे मिलाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ऐसे मिलान करो, ऐसे प्रश्न ज्यादा आने चाहिए आजकल। 20 में से 15 प्रश्न ऐसे आने चाहिए, 20 में से 15, जिसमें मिलान करो नहीं आना चाहिए। मिलान करो में तो सब सही हो जाता है, उसमें आना चाहिए कौन सा युग्म असुमेलित है या सुमेलित है, ऐसा तो आएगी। या यूं आ सकता है कि 4 युग्म दे रखे हैं, कितने युग्म सही सुमेलित है कितने नहीं है, इस तरीके के प्रश्न आने चाहिए। उससे क्या है कि अच्छे विद्यार्थी का चयन हो सकता है उसमें, और अच्छे कर्मचारी मिलेंगे जो दिमाग से एक्टिव है। जो सोने वाले हैं वो नहीं मिले। सरकार को मैं भी चाहता हूँ कि सोने वाला कोई सिलेक्ट नहीं हो, बस ये जो एक्टिव आदमी सेलेक्ट होना चाहिए। नहीं बोलो जीजीफस मोरिशियाना, रेमनेसी, क्रोमोसोम 48। लेकिन अष्टगुणित वाली किस्में कौन सी है? गोला इलायची। ओरिजिन क्या है इसका? इंडो। फल प्रकार क्या होता है? आम का फल प्रकार भी क्या होता है? हाँ, और इसमें खाने योग्य भाग है पेरिका। किसके छूटा अभी? इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लो, स्रोत लिख दो विटामिन सी। ये एक स्रोत है विटामिन सी का, ठीक ठाक स्रोत है विटामिन सी। बेर विटामिन सी का स्रोत है, मतलब ठीक ठीक होता है, नींबू वर्गीय फलों के बराबर, लगभग 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। ठीक होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मिर्च के बराबर यूं मान। तो कहने का मतलब विटामिन सी आंवले में 600 मिलीग्राम होता है, अमरूद में 300 मिलीग्राम होता है, और अमरूद का आधा होता है बेर में। यानी बेर खाने से भी विटामिन सी की कमी दूर हो सकती है। विटामिन सी जो जितना ज्यादा खाता है वो हमेशा जवान रखता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट किसको कहते हैं? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, इसका महत्व तो समझो। वैज्ञानिक लोग सब बातें समझते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं किसको है, मैं समझाऊं सारा। हर संडे को पता है क्या करना? हर संडे को क्या करना है आपको? आंवला, चुकंदर हो तो थोड़ा चुकंदर,
एंड अदरक। सुबह सुबह भूखे पेट हर संडे को रोज करो तो और बढ़िया। हफ्ते में 15 दिन, हफ्ते में महीने में 15 दिन, सॉरी महीने में 15 दिन तो कम से कम अपन जो है कोशिश कर सकते। 15 दिन या हफ्ते मतलब महीने के अंदर 4 दिन 5 दिन, उससे क्या होगा? स्वस्थ रहो। अब तुम स्वस्थ रहोगे तो देश स्वस्थ रहेगा। अब लिखो जलवायु। बेर की जलवायु में कोई ज्यादा लोड, बेर में हम धीरे धीरे इंपोर्टेंट चीजों की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो बेर एक शुष्क और गर्म जलवायु की क्रॉप है। शुष्क क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर ठीक ठीक, शुष्क और गर्म जलवायु, कोई दिक्कत नहीं है। बेर को कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है, बढ़िया क्रॉप है। मृदा में लवणीय क्षारीय मृदा में होने वाला फल है। देखो कैसा फल बनाया भगवान, मृदा। तो ये आपकी खराब सॉइल को भी ये सहन करने वाला में से। अगर पीएच आपका, मृदा का पीएच 8 से 9 तक है तो भी ये टॉलरेट कर सकता है। कोष्टक में वही लाइन रिपीट करनी है आपको, लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील, लवणीय क्षारीय मृदा को सहन करने वाला, लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील, मृदा सहनशील। तो ये फल भी आपके लवणीय और क्षारीय मृदा को सहन करने वाले फलों में से है। अच्छा कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में लिखो प्रोडक्शन या उत्पादन। उत्पादन के अंदर मध्य प्रदेश पहले बहुत पीछे था हर मामले में। पिछले 15 साल में जो ग्रोथ हुई है मध्य प्रदेश, आज देश में सबसे आगे लाके खड़ा कर दिया कई मामलों में। तो उत्पादन में लिखो भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश, भारत में सर्वाधिक जो इसका प्रोडक्शन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश, और राजस्थान में वहीं पे जहां पे आपका आंवला होता है, जयपुर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक है, सर्वाधिक जयपुर, चोमू क्षेत्र ऐसा कहते हैं कि फेमस। चोमू में आंवले ज्यादा होते हैं, बेर ज्यादा होते हैं, ऐसा कहते हैं। थोड़ा क्लाइमेट शुष्क मृदा ऐसी है वहाँ। चोमू तो गया हूँ मैं, चोमू में रेतीली मृदा है कि नहीं? कौन कौन है चोमू? चोमू में मृदा ऐसे थोड़ी रेतीली टाइप की। तो बहुत सारे स्टूडेंट जयपुर के हैं, बोले याद खड़े कर रहे हैं। जयपुर चोमू, तो चोमू जो क्षेत्र है, चोमू का मतलब होता है, कभी कभी कुछ बेवकूफ आदमी को चोमू कहते हैं, नहीं कुछ चोमू होता नहीं, चोमू आदमी, इसका मतलब डिस्टर्ब। चोमू एक पर्यायवाची है, कुछ छपरी शब्द का पर्यायवाची चोमू नहीं। तो मध्य प्रदेश और किसमें आगे देखो, मध्य प्रदेश में आजकल टमाटर भी ज्यादा होता है, टमाटर। मध्य प्रदेश के अंदर जो है धनिया में भी आगे, लेकिन आप अपन मेन चीजें लिख रहे हैं। वन क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल में बहुत आगे है मध्य प्रदेश। जैविक खेती क्षेत्रफल में भी सबसे आगे, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्षेत्र, जैविक खेती क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लेकिन प्रतिशत नहीं लिख रहा हूं, क्षेत्रफल यानी एरिया सबसे ज्यादा वहां, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में टमाटर है, और भी कई चीजें, अभी अपन संतरा है और कई चीजें लिखेंगे आगे चलकर। संतरा भी आजकल। तो मध्य प्रदेश कहीं स्वच्छता में भी आगे, देखो स्वच्छता में भी वहां के शहर है, भोपाल है, इंदौर है, हमेशा टॉप में रहते हैं कई सालों से। तो अच्छा है, हमें राजस्थान वालों को मध्य प्रदेश वालों से कई बातें सीखनी चाहिए। हम उदयपुर वालों को सीखनी चाहिए, पहले तो कचरा फैलाना बंद करो। उदयपुर वालों ने पूरा उदयपुर का सत्यानाश करा, सही में, सही नहीं? उदयपुर में इतना कचरा है, कहीं नहीं इतना। ओके, अब लिखो प्रोपेगेशन, प्रवर्धन। प्रवर्धन में, प्रवर्धन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रवर्धन के बारे में कई बातें हम जानते हैं पहले से, यहां तक डन सबके। अब लिखो प्रोपेगेशन। प्रवर्धन में अच्छे से सुनना मेरी बात पहले तो भाई, जब हम किसी भी पौधे में प्रवर्धन करते हैं, वैसे तो इसका व्यवसायिक प्रवर्धन तो आप लोग जानते हैं, रिंग बडिंग या टी बडिंग से करते हैं। या तो आप इसमें रिंग बडिंग करो, और या टी बडिंग इजीली हो जाता तो टी बडिंग करो, शील्ड बडिंग करो। तो ये इसका कमर्शियल प्रोपेगेशन। जो भी बडिंग वडिंग सब करते हैं, इसका महीना कौन सा होता है? जुलाई अगस्त। तो जुलाई अगस्त महीने में हम लोग रिंग बडिंग या टी बडिंग करनी है तो हम करें। रिंग बडिंग होगा तो पहले रिंग बडिंग करेंगे, नहीं तो हम लोग टी बडिंग कर देंगे उसको। अब जब बडिंग करेंगे तो क्या हमें मूलवंत नहीं चाहिए? भाई बडिंग करेंगे तो रूट स्टॉक तो रिक्वायर्ड है। रूट स्टॉक किसको बोलते हैं? जंगली बेर। तो अब जंगली बेर अलग अलग प्रकार के हैं, तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं रूट स्टॉक। अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स मूलवंत है, जो कि आपने गांव के अंदर बहुत सारे देखे हुए हैं। एक होती है गांव में छोटे वाली जो झाड़ होता है, उसको बोलते हैं जड़बेरी। हाँ, उसको क्या कहते हैं अपन? तो पहला जो रूट स्टॉक है वो आपका कहलाता है जड़बेरी। तो ये जो जड़बेरी है, इसको भी मूलवंत के रूप में काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये बोना होता है। कैसा होता है? तो इस जड़बेरी को हम कहते हैं जिजीफस नुमुलेरिया। क्या नाम है इसका? हाँ, ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में, मैं इसलिए बता रहा हूँ। जी का मतलब है जिजीफस, नुमुलेरिया क्या है? तो जिजीफस नुमुलेरिया ये एक प्रकार का रूट स्टॉक है। ये क्या विशेषता है इसकी? ये बोना होता है। क्या होता है गाइस? ये बोना का मतलब ड्वार्फ। इसका पौधा कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 का क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 वाले पेपर में देखना, मूलवंत आर के मिलान करो। मिलान करो में जिजीफस नुमुलेरिया को किससे मिलाना? आपको बेर से मिलाना था, इतना ईजी था क्वेश्चन। इसके अलावा एक चीन वाला बेर है, चाइनीज बेर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? चाइनीज बेर कहते हैं। चाइनीज, चाइनीज देख करके यूं लगता है कि हम चाइना वालों का मजाक उड़ाते रहे कई सालों से। चाइना ये चाइना, चाइना का हम कहीं हटते नहीं है, हम उनका मजाक बनाते हैं। जब व्यक्ति किसी बराबरी नहीं कर सकता तो मजाक उड़ा। तो चाइना हमसे 50 साल आगे, कम से कम बहुत आगे। अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन की, भारत की 4 कितने। हम हमेशा मजाक उड़ाते नहीं उड़ा, हम चाइना ये चाइनीज माल टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा करते रहते हो। चाइना की हर चीज यूज कर रहे हैं अपन, हर चीज। और चाइना कहां से कहां चला गया भाई है? तो चाइनीज, इसका मतलब ये नहीं कि चाइनीज बेर भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिजीफस जुजुबा, क्या कहते हैं इसको? जिजीफस जुजुबा कहते हैं। और यह एक प्रकार से, इसमें इसको ठंड नहीं लगती। क्या नहीं लगती? ठंड नहीं लगती। तो ये ठंड प्रतिरोधी है। क्या विशेषता है इसकी? ठंड या पाला प्रतिरोधी। तो ठंड प्रतिरोधी यानी ठंड सहनशील। अब एक रूट स्टॉक इसका बहुत है खास, जो बचा है, जो ज्यादातर अपन यूज करते हैं उसको, तीसरे वाला, उसको हम लोग कहते हैं देसी बोरडी। क्या बोलते हैं? देसी बेर कहते हैं, या देसी बोरडी कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं जंगली बेर। क्या कह सकते हैं? देसी या जंगली बेर।
अब ये जंगली बेर ही परीक्षा में क्यों आता है सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा काम में यही लेते हैं अपन। तो आपको जितने भी बेर वाले किसी नर्सरी में चले जाओ, सुन लो एक सेकंड, उन सब के अंदर ये यूज करते हैं। इसको कहते हैं जीजीफस मोरिशियाना, जीजीफस मोरिशियाना वैरायटी रोटंडीफोलिया। क्या बोलते हैं इसको? रोटंडीफोलिया, जीजीफस मोरिशियाना वैरायटी रोटंडीफोलिया। ये जो रोटंडीफोलिया याद रख लोगे तो भी काम बन जाएगा। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला रूट स्टॉक है। क्या खास बात इसकी? एक तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा उपयोग में लेते हैं, राजस्थान में, या कभी प्रश्न आ जाएगा उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कौन सा प्रयोग करते हैं, या शुष्क भारत में, शुष्क भारत नहीं, शुष्क क्षेत्रों में सबसे अच्छा कौन सा यूज किया जाता है, सबसे उपयुक्त। ऐसे लिख देना, राजस्थान, उत्तर भारत या शुष्क क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो यही डेसिबेल। 12वीं की किताब में 2 किस्में अलग से लिख रखी है उन्होंने लिखा है गोला उमरान। क्या लिखा हुआ है? गोला व उमरान किस्म है तो अच्छा। तो हालांकि सभी किस्मों के लिए अच्छा है, लेकिन गोला और उमरान के लिए और बढ़िया मानते हैं कि ये ठीक है। चलो, इसके अलावा इसमें फल मक्खी नहीं लगती, क्या नहीं लगती? ये मूलवंत फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट फल मक्खी प्रति होती है। तो कहने का मतलब 3 मूलवंत मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इन 3 मूलवंतों में सर मैं तो खाली एक याद रखूंगा, तो कौन सा याद रखना है? प्रश्न आएगा कि सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला मूलवंत कौन सा है, तो जीजीफस रोटंडीफोलिया, सीधा याद रखो। तो राजस्थान में कौन सा यूज करते हैं, उत्तर भारत में कौन सा करते हैं, तो ये करते हैं। बाकी 2 तो खाली याद रखने हैं कि जड़ बेरी को हम क्या बोलते हैं, जीजीफस नोमली। सही नहीं है? इसको लिखना आप ऐसे लिखना आपको, सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त। शाबाश, अच्छा कर रहे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ी ठंड बढ़ गई ऐसा लगा रहा नहीं, आज ऐसी फीलिंग आई ठंड। अब लिखो, अब लिखना मतलब टॉपिक डाल के छोड़ देना, आगे मत लिखना। मैं मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आप पुष्पन व फलन, स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, इसमें 2-3 बातें अच्छी बता रहा हूँ, वो काम की रहेगी परीक्षा के हिसाब से। सबसे पहले हमने जैसे आंवला पढ़ा था, उसी प्रकार से उसी क्रम में देखें तो इसमें जो फूल आने का समय होता है वो अगस्त सितंबर रहता है। अगस्त सितंबर का महीना चल रहा है और इसके अंदर आ रहे हैं फूल। तो कोई पूछेगा कि बेर में फूल कब आते हैं, तो अगस्त सितंबर। फूल आने को बोलते हैं पुष्पन, क्या कहेंगे? अच्छी बात। अब बेर में जैसा कि हमने पढ़ा वैसे पोलिनेशन इसमें भी होता है, तो परागण की क्रिया और पर परागण होता है इसमें। तो पर परागण हो गया, और हमने शुरुआती क्लास में पढ़ रखा है कि पर परागण हवा द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा इसके अंदर हो गया है क्रॉस पोलिनेशन। अब परागण होने के बाद में फल भी बन रहे हैं, फल बन जाते हैं इसमें। फल का मतलब है इसमें मटर के दाने जैसे फल होते हैं, उसको बोलते हैं पी स्टेज। क्या कहते हैं? पी स्टेज शब्द का मतलब है कि मटर के दाने जैसे फल हो चुके हैं। और तब आपका महीना कौन सा चल रहा है? अक्टूबर नवंबर। कौन सा महीना है? तो अक्टूबर नवंबर में जब फल बिल्कुल मटर के दाने जैसे हो गए हैं, उसी समय इसमें फल मक्खी का प्रकोप होता है। किसका होता है? इसमें फ्रूट फ्लाई अटैक करती है, उसको कहते हैं फल मक्खी। तो फल मक्खी का आक्रमण होता है या फल मक्खी का प्रकोप होता है। प्रश्न आएगा कि फल मक्खी का प्रकोप कौन से महीने में होता है, तो फल मक्खी का प्रकोप हो रहा है अक्टूबर नवंबर में। कब होता है? जब मटर के दाने जैसे आपके उसमें हो चुके हैं फ्रूट। तो ये इसका मुख्य कीट है। क्या है गाइस? कोई पूछेगी भाई कि बेर का, ये जेट में सुपरवाइजर में पहले 5-10 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि बेर का मेन कीट कौन सा है, तो फल। इस फल मक्खी को बोला जाता है कार्पोमिया वेसुवियाना। क्या बोलते हैं? हाँ, इसका वैज्ञानिक नाम बोलो, कार्पोमिया वेसुवियाना। जिसकी वजह से बेर काने होते हैं ना, ये वही फल मक्खी है जिसकी वजह से बेर काने हो जाते हैं। इसलिए ये एग्जाम में आता है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या बताओगे? अब कार्पोमिया वेसुवियाना है, तो इस वेसुवियाना की कुछ कंट्रोल के लिए हम इसको मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे इसका मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट यही है कि इसकी प्रतिरोधी किस्में लगाओ। क्या लगाओ? हाँ, दवाई भी छिड़कते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी है, तो प्रतिरोधी किस्में 1-2 आप लोगों को याद रखनी है। अब प्रतिरोधी किस्में कौन सी याद रखोगे? एक तो है गोला, कौन सी है? हाँ, एक तो गोला है, एक है टिकड़ी। क्या नाम है? हाँ, गोला है, टिकड़ी, और एक डोदिया करके वैरायटी, डोडिया या डोदिया। हालांकि डोदिया भी आ सकती है एग्जाम में कि कौन सी फल मक्खी प्रतिरोधी है, तो गोला भी याद रख सकते हो, डोदिया भी याद रख सकते हो, टिकड़ी। ये जो टिकड़ी वैरायटी है, ये तो इस जंगली बेर की है, जीजीफस रोटंडीफोलिया की वैरायटी टिकड़ी, जिसके अंदर क्या नहीं लगती है, फल मक्खी नहीं लगती, ऐसा करके। अब जैसे ये कीट वगैरह लग रहा है, अब इसके बाद में फल पक जाएंगे, तो फलों की हम बाद में कर लेंगे हार्वेस्टिंग या तुड़ाई। कब करेंगे? अब हार्वेस्टिंग करेंगे तो 3 चीजें यहाँ पे आपके बनेगा। 3 प्रकार की किस्में हैं। अगेती किस्मों को क्या बोलते हैं अपन? अर्ली, मध्यम को बोलते हैं मिड, और पचेती को क्या बोलते हैं? लेट। तो 3 प्रकार की इसकी किस्में होती है। मैं यहीं पे टाइम लिख रहा हूं, आगे नहीं लिखूंगा वापस। अगेती किस्में जनवरी 1 कब मार्केट के अंदर आती है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं। जनवरी 1 का मतलब होता है जनवरी का पहला सप्ताह, जनवरी महीने के पहले सप्ताह में तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब होता है जनवरी लास्ट। क्या है गाइस? जनवरी महीने के लास्ट सप्ताह में ये तैयार होती है। और जो लेट किस्में होती है, ये आपकी फरवरी जो है, फरवरी, ये आपके फरवरी लास्ट से लेकर के मार्च फर्स्ट, फरवरी लास्ट से लेकर के मार्च महीने का फर्स्ट वीक तक ये तैयार होती है। ये वापस देखो, आगे अपने इसको नहीं लिखेंगे वापस, इसलिए बता रहा हूँ। जनवरी का पहला सप्ताह है तो कौन सी किस्में तैयार होती है? जनवरी के लास्ट सप्ताह में, तो फरवरी का लास्ट और मार्च का फर्स्ट, तो एक ही बात होगी, 15 दिन का वो है सिस्टम। इसमें बेर का जो पुष्प क्रम होता है इस तरीके से, क्या उसमें गुच्छे के अंदर इस तरीके से बेर लगते हैं, वो एक साइमोस का प्रकार होता है जिसको फेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका पुष्प क्रम कहलाता है फेसिकल। फेसिकल एक प्रकार, जैसे पेनिकल होता है, पेनिकल, पेनिकल है, ये सभी के सभी साइमोस के ही टाइप होते हैं। तो ये एक प्रकार का साइमोस का ही एक प्रकार हो गया। इस बेर में फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। फूल से फल बनने में जो समय लगता है वो लगभग टाइम लगता है आपके 5 महीने। कितना टाइम लगता है?
तो लगभग 5 महीने का टाइम लगता है, या 150 दिन याद रख सकते हो, या आप 140 से 160 भी याद रख सकते हो, समझ लो 140 से 160 फिक्स नहीं है, 150 दिन लगता है फल को तोड़ लो, ऐसा भी नहीं है, वैरायटी टू वैरायटी 10-15 दिन ऊपर नीचे होते हैं, तो लगभग 5 महीने का टाइम फूल से फल बनने में लगता है। क्या ये क्लाइमेट्रिक फल है या नॉन क्लाइमेट्रिक है? तो यह एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, नॉन क्लाइमेट्रिक। इसका मतलब इसको तोड़ने के बाद हम लोग जो है नहीं पका सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जरूर होती है, इसमें परागकण नपुंसक होते हैं। कैसे होते हैं? तो इसमें जो मेजर प्रॉब्लम, जैसे आंवले में क्या समस्या थी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, उसी तरीके से इसमें होती है पोलन स्टेरिलिटी। क्या होती है? हाँ, पोलन स्टेरिलिटी से इसमें दिक्कत, जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, पोलन स्टेरिलिटी। इसका मतलब होता है पराग बंध्यता। क्या कहते हैं इसको? नर बंध्यता। और पराग बंध्यता कौन सी होती है? तो अलग अलग प्रकार की पराग बंध्यता होती है, तो इसमें जो है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है। तो कहने का मतलब, अगर आंवले में फलन में दिक्कत हो रही है तो स्व अनिश्चितता है, और इसमें क्या है? पोलन स्टेरिलिटी, यानी परागकण ही नपुंसक है, किसी काम के नहीं है। तो अब आपको कोई पूछे, जो कि पूछेंगे ही, इस पूरी बात, इस पूरे स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो फल मक्खी है। क्या है? जिसकी वजह से बेर काने हो जाते हैं। फल मक्खी एक मक्खी, जैसे मैंने अमरूद में बताया ना, वो मक्खी होती है, और वो मक्खी जो होती है, उस मक्खी के पीछे मैंने कहा एक जुगाड़ होता है, और उस जुगाड़ को बोलते हैं ओविपोजिटर। क्या बोलते हैं? तो ये मक्खी, वो ओविपोजिटर उसके छिलके को हल्का सा खुरदने के काम में आता है। तो बेर है जैसे, तो वो क्या करता है, जैसे बेर का फल है तो उसके छिलके को खुरचने का काम आता है, वहां अंडे से लट निकलती है। तो आप कभी कभी बेर खाते खाते लट भी खा चुके होंगे, 5-50 बार ऐसा हुआ है बचपन से। अब तक कई बार ऐसा हुआ है कि आप लट खा गए, तो लट खा गए पता ही नहीं चला, क्यों? क्योंकि देख के नहीं खाए, कुछ फोन में देख रहे, इधर देख रहे, सबके साथ हुआ है, सबने। जो मांसाहारी उनको दिक्कत नहीं, शाकाहारी लोग फिर उसको थूकते करते हैं, लेकिन फिर यूं कहते हैं कि इसमें कोई हड्डी थोड़ी हो क्या है। तो ये है, अब इसको लिखो आप लोग, तो वही फल मक्खी है ये। सर आप प्लीज जीएल सर को बोल करके जयपुर में कोचिंग खुलवा दो। हाँ मैं खुलवा दो, मैंने पढ़ लिया कमेंट, बार बार मत करो इसको। मेरे हाथ में होती तो तेरे गांव खुलवा देता हूँ, मेरे हाथ में होती तो तेरे गांव में कोचिंग खुलवा दे। जयपुर में कोचिंग अगले साल तक खोलने का प्लान चल रहा है, खोल सकते हैं, पूरा चांस। जैसे इस साल कोटा खोली ना, उसे जयपुर में अपने वो आउटलेट तो खोल ही रखा है एक प्रकार से, वहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह के पेपर तो अपन जयपुर में होते हैं, तो अगले साल हो सकता है कि जयपुर के अंदर कोचिंग खोल दें, ऐसी संभावनाएं फटाक से। अब टॉपिक डालो उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वैरायटीज। उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वैरायटीज, उन्नत किस्में या इंप्रूव्ड वैरायटीज। क्या इसके अन्य नाम? बेर के? हाँ तो अब लिख लो, लास्ट में लिख लेंगे, अभी कुछ नहीं। अन्य नाम वाला चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, वैसे तो जरूरत पड़ेगी तो लास्ट में। फल सब्जियों के अन्य नाम, वैसे तो अपन साथ लिख रहे हैं, सबके लिखे अपन, सबके जिसके हैं उसके तो अन्य नाम लिखेंगे। हाँ तो इसके भी लिखेंगे, अभी अन्य नाम लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। पहले लिखो उन्नत किस्म, इंप्रूव्ड वैरायटीज। टॉपिक डालो उन्नत किस्में या इंप्रूव। पहले मैं जिस पैटर्न में लिख रहा हूं आपको समझना उसको, फिर लिखना है आपको इंप्रूव्ड वैरायटीज। इंप्रूव्ड वैरायटीज यानी उन्नत किस्म, ठीक है। इंप्रूव्ड वैरायटीज का मतलब होता है उन्नत किस्म। अब उन्नत किस्मों में बेर की किस्में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको इस हिसाब से बता सकता हूं कि सुपरवाइजर 2026 सही नहीं। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है बताओ? तो 3 वर्ग के किस्मों के। सबसे पहला ग्रुप है अगेती किस्म। अगेती की तुम्हें अंग्रेजी तो आ गई अभी, अर्ली यानी अगेती किस्में जो जल्दी पकती है। अब इसमें इस तरीके से 4-5 किस्में हैं, उनमें से ऊपर वाली 3 किस्में या 2 किस्में आपको याद रखनी पड़ेगी। मेरे साथ रिपीट करो, अभी लिखना नहीं, बोलो गोला, थार सेविका, थार सेविका, थार भूराज, इसलिए लिखो थार भूराज, गोमा कीर्ति, जिसका नाम और है गणेश कीर्ति, बोलो गोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति। तो गोमा कीर्ति के अलावा एक वैरायटी और है, जिस किसी को कहते हैं, एक तो गणेश कीर्ति और इसके अलावा एक है अर्ली उमरान। क्या है? लास्ट वैरायटी है अर्ली उमरान। ये सभी किस्में अगेती किस्में वाली श्रेणी में है अर्ली उमरान। ये सर मेरे से सारी याद नहीं हो सकती, तो कोई दिक्कत नहीं, वेद की ज्यादा किस्में है भी नहीं। एक तो आप कौन सी याद रखोगे? गोला। एक कौन सी रखोगे? थार से। एक कौन सी रखोगे? गोमा कीर्ति। ये 3 किस्में आपको याद रखनी ही चाहिए। मेरे हिसाब से इस बार ये संकरण भी आ सकता है, क्योंकि मैं 2-3 साल से बोल रहा हूँ, अभी तक आया तो नहीं, लेकिन इस बार आने के चांस बन जाएंगे, क्योंकि ये इस बार आना चाहिए। जैसे क्योंकि पीजी के एग्जाम में तो हर बार आता, पीजी के एग्जाम में 3 बार आ गया ये। थार सेविका का संकरण है सेब इंटू कत्था। क्या है? सेब वैरायटी का संकरण करा रखा है कत्था के साथ, तो सेब और कत्था का संकरण बन गया थार सेविका। एक संकरण ज्यादा था। ये गोला वैरायटी अच्छी वैरायटी, पुरानी किस्म मीठे होते हैं फल इसके, शानदार, ज्यादातर लगाते हैं किसान इसको। ये लवणीय मृदा को सहन करने वाली किस्म, ज्यादा लवणीय मृदा को सहन करने में, लवणीय मृदा सहनशील, यानी हाई पीएच को ये सहन करने में। ये आगे पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। थार भूराज किस्म एक ऐसी वैरायटी है जो एक भरतपुर में जगह है भूसावर, वहां से चयनित है। भूसावर भरतपुर से चयनित, वहां की लोकल किस्मों से चयनित है। भरतपुर से सिलेक्शन, कल मैंने आपको बताया सिलेक्शन, तो ये चयनित सिलेक्शन एक नई किस्म विकसित करने का तरीका होता है। और एक जो ये गोमा कीर्ति उमरान किस्म से चयनित है। किससे है? उमरान से चयनित। तो उमरान किस्म का नाम है, भूसावर तो जगह का नाम है, ये उमरान, तो उमरान किस्म से चयनित। उमरान की उपज भी ज्यादा होती है क्योंकि फलों का आकार बड़ा होता है, तो ये गोमा कीर्ति की भी उपज अच्छी होती है, इसलिए वैरायटी अच्छी लगाते हैं लोग। ये गुजरात की लोकल किस्मों से चयनित है, तो यहां लिख रहा हूं मैं गुजरात से चयनित।
तो गुजरात की लोकल किस्मों से ये सिलेक्शन है, ऐसा आप लोग याद रखने की कोशिश करना। 3 किस्में आपको आनी चाहिए। कौन कौन सी? गोला, थार सेविका और गोमा कीर्ति। बार बार पढ़ने से याद होती है, कोई नई बात नहीं। अब कुछ किस्में ऐसी है जो मध्यम है। कैसे है? मध्यम को हम लोग बोलते हैं मिड टाइम मैच्योरिंग वैरायटीज। अब मिड टाइम मैच्योरिंग वैरायटीज कौन कौन सी यहाँ लिख रहा हूँ, देखो प्रश्न तो आएगा, क्या आएगा जो अभी बताऊंगा, लेकिन ये आएगा जरूर देखो। तो सबसे पहले रिपीट करो मेरे साथ, क्या तुम तैयार हो? बोलो सेब, मुंडिया, मेहरून, सेब, मुंडिया, मेहरून, जोगिया, जोगिया, चोमू लोकल, उससे पहले केंतली, केंतली, रश्मि, चोमू लोकल। ठीक है, थोड़ी बहुत याद रखना, सारी याद रखना अनिवार्य नहीं है। चोमू लोकल। अब यूं बात ऐसी है कि भाई इनमें से कौन सी किस्म पहले आई हुई? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो एक वैरायटी है, जो कि कौन सी है? एक तो अति महत्वपूर्ण वाली कैटेगरी में, एसीएफ के पेपर में जो हुआ था उसमें ये प्रश्न आ रखा एसीएफ में कि केंतली किसकी किस्म है, ऐसे प्रश्न भी आ रखे। 2-3 बार पढ़ते हैं तो हम कुछ ज्यादा किस्में याद रख पाते हैं, एक बार में तो मोटी मोटी किस्में याद हो जाती है। जैसे सेब आते पहला ऑप्शन आता है एप्पल, तो वो गड़बड़ करते हैं। बोलो सेब, मुंडिया, मेहरून, जोगिया, केंतली, रश्मि, चोमू लोकल। और तीसरा जो आपका ग्रुप है पच्चेती, तो पच्चेती किस्मों को बोलते हैं लेट, और लेट किस्मों में कोई लोड है नहीं, क्योंकि एक ही याद रखनी, उमरान। कौन सी याद रखनी है? तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, सिंपल क्वेश्चन आएगा। उमरान वैरायटी की क्या खासियत है? बड़े फल होते हैं, ये बड़े फल है, इसको कभी कभी कट्ठा बोलते हैं, कट्ठा। ठीक है, ये वैरायटी क्या है कि वहाँ अलवर साइड से चयनित की गई लोकल किस्मों से। इसमें एक और वैरायटी इलायची, क्या नाम है? लेकिन आपको कौन सी एक ही याद रखनी है? आपको खाली उमरान वैरायटी ही याद रखनी, याद रह सकता है। अब प्रश्न क्या आएगा जो बता देता हूं मैं, एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है या सुमेलित है? यह प्रश्न सुपरवाइजर 2026 में आने की प्रायिकता बन रही है मेरे हिसाब से। अब उसमें क्या आएगा? सुमेलित में गोला आएगा, आगे लिखा आएगा अगेती किस्म, क्या आएगा? सही है। फिर आएगा आगे सेब, फिर उसमें आएगा मध्यम, फिर आएगा उमरान, फिर आगे आ जाएगा अगेती। तो क्या वो गलत हुआ नहीं हो? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सुपरवाइजर के भी लास्ट ईयर 5 पेपर होता है, उसमें 2 में आया प्रश्न मिलता जुलता है, इसका मतलब तुम्हारे भी आएगा। तो क्या कुछ ज्यादा किस्में दिख रही है यहाँ? बोलो गोला, थार सेविका, थार भूराज, गोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति, अरली उमरान, सेब, मुंडिया, मेहरून, ठीक है, जोगिया, केंतली, रश्मि, चोमू लोकल। बोलो। अब इसकी ट्रिक तो मैं और बता दूंगा, बाकी ट्रिक से याद मत रखो, दिमाग ट्रिकी हो जाता है, ये भी समस्या है। जरूरत से ज्यादा ट्रिक याद रखने से दिमाग ट्रिकी हो जाता है, उससे आदमी को लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान होता है काफी सारा। तो जहाँ जरूरी वही याद रखो। इधर तो एक ही है ना उमरान, फिर क्या दिक्कत? 2 किस्में अन्य वाली श्रेणी में और है, जैसे आजकल एक तो चल रहे थाई एप्पल बेर। कैसे चल रहे हैं? जो बड़े बेर नहीं आते, तो थाई एप्पल बेर है। और एक वैरायटी है कत्था पोल, सेब जैसे फल होते हैं, सेब के आकार के फल। कत्था पोल एक वैरायटी है, ज्यादा उसमें लोड नहीं है, वो सेब जैसे फल आते हैं, सेब आकार के फल या सेब जैसे फल, यानी कि बनावट वैसी है, ऐसा नहीं ऐसे बड़े फल आते हैं एप्पल, बनावट एप्पल के जैसे। क्यों? अब ये लिखो आप, अगेती, मध्यम, पश्चिम। चीज लिखो। कीट तो हमने पढ़ लिया, फल मक्खी ही लगता है मेन कीट, तो बाकी सब एक्स्ट्रा कीट। जो सबसे खतरनाक कीट तो वही बेर काणे हो जाते हैं, तो फिर मतलब ही क्या खाने का? सही नहीं, बेर काणे होने के बाद में सब खत्म। और ये फल मक्खी इतनी लगती है, साला एक खेत में कभी कभी तो एक भी बेर सही नहीं बचता, देखा तुमने? पूरे खेत में घूमोगे तो सब बेर काणे हो चुके होते हैं, ऐसा होता है बहुत बार। तो इन फल, अब लिखो आगे रोग, साथ में लिखना अलाउ रहेगा। इसका रोग बहुत विशेष रोग है, जो कुछ विशेष क्रॉप के अंदर ही लगता है रोग, और वो रोग बहुत फेमस रोग है, चूर्णिल आसिता कहते हैं उसको। रोग का नाम है चूर्णिल आसिता। चूर्णिल आसिता को हम लोग कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, इसकी अंग्रेजी होती है बेटा पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, या इसको बोलते हैं छच्छर रोग। पाउडरी मिल्ड्यू को हम और कहते हैं छच्छर रोग। ये लिखो, एक ही रोग के इतने सारे नाम हो गए, हालांकि इन सबका मतलब है, इसलिए ये नाम है। तो चूर्णिल आसिता या छच्छर रोग जो होता है, ये फंगल डिजीज, कवक से होता है। जितने भी है सारे के सारे कवक से होते हैं जो चूर्णिल आसिता है, और कवक भी लगभग में सेम रहता है। जैसे इसमें है ओडियम या ओइडियम इरिसिफोइडस, ओडियम इरिसिफोइडस, इरिसिफोइडस जो फंगस की प्रजाति है, फंगस स्पीसीज, वो है जिजीफी, जिजीफस मोरिशियाना, इसलिए जिजीफी। तो ओडियम इरिसिफोइडस फंगस स्पीसीज जिजीफी। अब ये बीमारी तो होती है, कोई इसमें तोड़ नहीं होगी ही ये तो इसका प्रबंधन हमारे सामने कुछ दवाइयां हैं, तो उनका स्प्रे करते हैं अपन। एक तो हम रासायनिक कंट्रोल के अंदर, एक तो केराथिन करके दवाई आती है, केराथिन। उस केराथिन में आता है सल्फर, केराथिन में आएगा सल्फर। और एक नई दवाई और चल रही है आजकल, उसको बोलते हैं प्रोपिकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, कोनाजोल। जितने भी छच्छे रोग होते हैं उनके लिए प्रोपिकोनाजोल बेस्ट। और एक इसकी प्रतिरोधी किस्म लगा सकती है, ये दोनों दवाइयों का नाम है। प्रतिरोधी किस्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रतिरोधी किस्म का नाम है सानोर 2, SNAUR, SANAUR, सानोर 2, ये इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी, सानोर 2 प्रतिरोधी किस्म। तो केराथिन स्प्रे करते हैं हम जनरली, या हम प्रोपिकोनाजोल नई दवाई है, ये कर सकते हैं। ओके। अब ये रोग क्यों खास है? क्योंकि ये जो बीमारी है, ये बीमारी कुछ खास क्रॉप के अंदर ही होती है।
ये किस किस में होती है यहाँ लेके जा रहे हैं। देखो ये बेर का मुख्य रोग है, ये अंगूर का मुख्य रोग है, और ये आम का भी मुख्य रोग है। ये इन तीनों का मेन रोग है, बेर अंगूर आम, इन तीनों का मुख्य रोग है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2019 या 21 ये प्रश्न आया हुआ है। निम्नलिखित में से चूर्णिल आसिता या छाछा रोग किसकी मुख्य बीमारी है? तो उपयुक्त सभी, बेर अंगूर आम उपयुक्त सभी, ये प्रश्न आ रखा है। डन। आपको कोई भी छाछा रोग हो, चाहे सब्जियों में हो चाहे फलों में हो, कहीं पर भी छाछा रोग हो। फलों में तो लिखी हुई क्रॉप मेन, तो सब्जियों में भी लगता है, कुकुरबिट्स में मेन, किसमें? कुकुरबिट्स में और मटर का मुख्य रोग है, बाकी लगता तो सब में है। अब इसकी विशेषता क्या है? चूर्ण जैसा, चूर्ण लास्ता का मतलब चूर्ण जैसा, सफेद रंग के चूर्ण जैसा पाउडर नुमी आपको जो कवक है वो आपको पत्तियों के ऊपर दिख जाएगा, टहनियों के ऊपर दिखेगा, बेर के ऊपर दिखेगा, पाउडर जैसा, चूर्ण पाउडर, तो इसीलिए पाउडर मिल गया। ऐसा लगता है जैसे पत्तियों पे छाछ छिड़क दी हम, छाछ छिड़क दी, इसलिए लगता है छाछा रोग। क्या? तो इस तरीके से नाम इसका सेम। कवक का नाम है ओडियम इरिसिफोइडस फंगस स्पीसीज जीजीफी, जीजीफी जीजीफस में होता है इसलिए। केराथिन का मतलब सल्फर डस्ट का छिड़काव करने सल्फर आता है, प्रोपिकोनाजोल, और इसकी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? सानोटो। क्या तुम समझे? गुड। अब इसका फोटो देखो, चूर्णिल लिखो अन्य नाम, इसके अन्य नाम हम नहीं लिख पाए थे तो अब लिख देंगे। तो बेर के अन्य नाम भी एग्जाम में आते हैं इसलिए लिखना जरूरी। नंबर 1 इज, इसको हम लोग कहते हैं शुष्क फलों का राजा। बेर को कहा जाता है स्टूडेंट्स शुष्क फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा। सेकंड, इसको कहते हैं राजस्थान में फलों का राजा, ऐसे लिखो राजस्थान में फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा, राजस्थान में फलों का राजा। या फिर हम इसको कहते हैं गरीब का सेब, गरीब का सेब कहेंगे, गरीब का फल कहेंगे, बताओ? गरीब का फल कहेंगे, गरीब का सेब तो हमने किसको बोला था? अमरूद को बोला था सेब, यह है गरीब का फल। अब लिखो चाइनीज डेट पाम, चाइनीज डेट पाम, चाइनीज डेट पाम, और एक है अपने चाइनीज फिग। इसके दो नाम है, चाइनीज डेट पाम और चाइनीज फिग, चाइना का अंजीर भी कहते हैं इसको। अब अभी जोबनेर यूनिवर्सिटी का टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर 2024, शुष्क फलों का राजा किसको कहते हैं? जेठ 2022, राजस्थान में फलों का राजा किसको कहते हैं? ये गरीब का फल तो कहते ही हैं इसको, नहीं? तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स, किंग ऑफ फ्रूट्स इन राजस्थान, पुअर मैन्स फ्रूट, चाइनीज फिग और चाइनीज डेट पाम। सही नहीं है? अब लिखो इंपोर्टेंट टाइमिंग, बेर में जो मेन टाइम है वो वापस लिखना है अपन, इंपोर्टेंट टाइमिंग। थक तो नहीं गए तुम लोग? गुड, अच्छा कर रहे हो। अब लिखो इंपोर्टेंट टाइमिंग। रोज का मौसम भी बदलता है, कभी कभी तो आलस ज्यादा आते हैं, कभी कभी मूड फ्रेश रहता है। इसका मतलब वो जो खेती नहीं है, कौन सी खेती? पंचांग वाली खेती। इसका मतलब पौधों पे फर्क तो पड़ता होगा मौसम का। जैसे अपन भी एक सजीव यूनिट है, एक ऑर्गेनिज्म है, वैसे पौधे भी तो जीव है। तो जब मौसम में बदलाव होता है तो अपने ऊपर भी कहीं प्रभाव पड़ा। आप जैसे कल ऐसा मूड था, आलस कम आ रहे थे, आज आलस ज्यादा आ रहा है, कभी नींद ज्यादा आती है और कभी मूड फ्रेश रहता है। तो ये क्लाइमेट का होने वाला बदलाव। तो वास्तव में ये चीजें पौधों के ऊपर भी प्रभाव तो डालती ही होगी, तो कुछ हद तक वो चीजें भी सही नहीं है। गुड। तो अब लिखो इधर, बेर की बात हो रही है ना, इंपोर्टेंट टाइमिंग। तो बेर में इंपोर्टेंट टाइम जो है वो क्या क्या है वो अपने को लिखना है। सबसे पहला टाइम लिखो प्रूनिंग। तो बेर में प्रूनिंग करने का जो टाइम है वो है अप्रैल मई। मेरे साथ लिखना, तुरंत लिख लो इसको, अप्रैल मई। दूसरा है इसमें प्रवर्तन का समय, यानी कि बडिंग कब करते हैं अपन, तो इसमें बडिंग करने का टाइम है जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। इसके अंदर फूल कब आते हैं? पुष्पन, तो फूल आने का समय हमने पढ़ रखा है अगस्त सितंबर। इसके अंदर फल मक्खी कब अटैक करती है? फ्रूट फ्लाई, तो फल मक्खी लगती है, अटैक स्टार्ट हो जाता है उसका अक्टूबर नवंबर से, और फिर लास्ट तक जो है उसका वो अंदर फीड करता रहता है। और इसकी सोइंग या प्लांटिंग कब करते हैं? पौधरोपण, तो अकॉर्डिंग टू मौसम। तो पौधरोपण में आपकी आवश्यकता के अनुसार या तो आप करो फरवरी मार्च में, बढ़िया टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, फरवरी मार्च बेर के लिए, और या हम जून जुलाई के अंदर सोइंग कर सकते हैं, जून जुलाई में प्लांटिंग। तो ये इसका टाइम है, ठीक है। तो फरवरी मार्च और जून जुलाई, इन सब में से कर सकते। एक ही याद रखूंगा मैं, तो एक ही याद रखूंगा। तो क्या याद रखना? प्रूनिंग याद रखना है। बेर में प्रूनिंग कब की जाती है? तो ये अप्रैल मई में। सर कोर्स कब तक हो जाएगा? कोर्स क्या, तो किसको पता, अपन तो कर ही रहे, कोशिश अच्छी चल रही, 2 घंटे की क्लास लगती रही, तो 15 दिन और दीपावली का